खड़का भीड़ को भड़का उतार शर्म की माला। जीत का जश्न हो मस्त मगन हो रास्ते की धूल उड़ाला। ढोल को खड़का भीड़ को भड़का उतार शर्म की माला। जीत का जश्न हो मस्त मगन हो रास्ते की धूल उड़ाला। हर बार मरेंगे पार करेंगे सबको हम कर दे। नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं टाइम मीडिया सिटी हलचल शाजापुर। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार को 1 बरस हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी ने 2023 में जिस तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ में जीत हासिल की थी उसको भी 1 बरस पूर्ण हो चुका है। 2023 में 3 दिसंबर को परिणाम सामने आए थे और उस विधानसभा के परिणाम में भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 163 सीटों पर अपनी जीत को हासिल किया था और इसी के साथ शाजापुर में भी भारतीय जनता पार्टी ने एक दिग्गज कांग्रेस के नेता हुकुम सिंह कराड़ा को हराकर शाजापुर विधानसभा में अरुण भीमावत के रूप में जीत हासिल की थी। बीते 1 वर्ष में शाजापुर और शाजापुर विधानसभा में क्या कुछ विकास हुए हैं, विकास का यह रथ किस रफ्तार से दौड़ा है और आने वाले समय में अरुण भीमावत के पास में शाजापुर विधानसभा के लिए क्या कुछ प्लान है, इसी को जानने के लिए टीम टाइम मीडिया और सिटी हलचल निकली है शाजापुर के सारथी खास कार्यक्रम को लेकर के अरुण भीमावत के साथ, जिसमें हम ये जानेंगे कि बीते 1 वर्ष में अरुण भीमावत ने शाजापुर और शाजापुर विधानसभा को क्या कुछ सौगातें दी हैं और आने वाले वर्षों में विकास का यह रथ शाजापुर के सारथी अरुण भीमावत क्या कुछ योजना और प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम शाजापुर के सारथी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ टाइम मीडिया सिटी हलचल का खास कार्यक्रम शाजापुर के सारथी। शाजापुर के सारथी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक अरुण भीमावत, जिनके हाथों में इस विकास के रथ को 2023 में शाजापुर विधानसभा के मतदाताओं ने एक बार फिर भरोसा करके उनके हाथों में इस रथ की कमान सौंपी और इस रथ की कमान सौंपते ही शाजापुर के सारथी यानी कि अरुण भीमावत निकल पड़े शाजापुर और शाजापुर की विधानसभा का विकास का परचम लहराने के लिए। 2023 में 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आए थे और इसी परिणाम में शाजापुर के पूर्व के विधायक और वर्तमान के लोकप्रिय विधायक अरुण भीमावत ने कांग्रेस के हुकुम सिंह कराड़ा को मात देते हुए 27 मतों से मध्य प्रदेश में सबसे कम मतों से यहां पर विजय हासिल की थी। चाहे जीत का अंतर भले ही कम हो, लेकिन ये उस आश्चर्यजनक परिणाम से कम नहीं थे जहां एक तरफ कहा जा रहा था कि हुकुम सिंह कराड़ा किसी से हारते नहीं हैं, एक बड़ा चेहरा है, ऐसे में बीजेपी के गढ़ में भी कांग्रेस की लगातार जीत होती चली आ रही थी। लेकिन उस अभेद किले को भी भेदने का काम अरुण भीमावत, उनकी टीम, उनके संगठन और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने किया था। 1 बरस हो चुका है, पिछली 3 दिसंबर को परिणाम सामने आए थे और आज 3 दिसंबर है, 1 वर्ष पूरा हो चुका है। उसके बाद में डॉक्टर मोहन यादव के हाथों में प्रदेश की कमान आई और मोहन यादव के साथ पूरी तरीके से कदम ताल करते हुए अरुण भीमावत लगातार शाजापुर और शाजापुर विधानसभा के में विकास के रथ को सारथी बनकर आगे बढ़ा रहे हैं। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं खुद अरुण भीमावत। अरुण जी, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जो कि आप ही के नाम से है, शाजापुर के सारथी। बीते 1 वर्ष पहले परिणाम सामने आए थे और इस 1 वर्ष के बीते 1 वर्ष की हम बात करें, चूँकि विकास का जो आंकड़ा है एक लंबा आंकड़ा है, हम सिलसिलेवार शहर के अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचकर उन पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो परिणाम सामने आए थे और जो बीता 1 वर्ष रहा है, क्या कुछ कहेंगे आज इस खास कार्यक्रम शाजापुर के सारथी में?
सर्वप्रथम तो मैं अजय जी आपको धन्यवाद देता हूँ, नमस्कार करता हूँ। माँ राजेश्वरी के मंदिर में माँ के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। आज निश्चित रूप से 1 वर्ष पूर्ण हो रहा है। 1 वर्ष पूर्ण होने पर पिछले 3 दिसंबर को जब परिणाम आए थे और जब जवाबदारी जनता ने मुझे दी थी, तो पिछले मैं 13 से 18 कार्यकाल में जो काम की वो अपनी जगह है, लेकिन 5 साल का जो अंतराल था, जो कांग्रेस के जनप्रतिनिधि थे उस समय विकास रुका हुआ था। और ये वर्ष मेरे लिए निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण भर रहा है। तो पहले तो मुझे प्लान करना था और प्लान के साथ मुझे आगे बढ़ना था। तो सर्वप्रथम तो मैंने जब 28 वोट की बात आती है तो जनता का आशीर्वाद तो मिला ही मिला है, लेकिन मुझे माँ की कृपा भी मुझ पर निश्चित रूप से रही है कि ये 28 का जब आंकड़ा आता है तो निश्चित रूप से इसमें दवा के साथ दुआ भी काम करती है और मुझे दुआ निश्चित रूप से काम की है, इसलिए माता जी को पूर्ण प्रणाम करता हूँ। मैंने सर्वप्रथम तो जब दुआ काम की तो सर्वप्रथम मैंने धार्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में जितने काम हो सकते हैं उसको मैंने हाथ में लिए। सर्वप्रथम मैंने माता जी के इस प्रांगण में जो पिछला मेरा काम अधूरा था उसमें मैंने बढ़ोतरी करते हुए 2 करोड़ रुपए और मंजूर कराए और पूरा प्रोजेक्ट हमने 4 से 5 करोड़ का बनाया और उसमें सफलता भी मिली और हमें 2-2.5 करोड़ रुपए शासन से स्वीकृत भी हुए। और उसमें हमने डोम बनाया है, फूल मालियों के लिए हमने दुकान निर्मित की है, पूरे परिसर को हमने ठीक करने का काम किया है। साथ ही राम मंदिर का हमारा शाजापुर का एक निमवाड़ी में है मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, उसको भी हमने निर्माण करने का बेड़ा उठाया है और उसका हमने माननीय संत 1008 महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी जी महाराज जी के श्री कमलों से कर कमलों द्वारा हमने उसका भूमि पूजन भी किया है। यहाँ पर बात करें हम धार्मिक क्षेत्र की अपार संभावना है, तो शाजापुर नगर धार्मिक क्षेत्र है। अरुण जी, बिल्कुल, ये जो आपके द्वारा जो विकास है और ख़ास तौर पे धर्म के क्षेत्र में जो एक लगातार यहाँ पर विकास किए जा रहे हैं उसके सिलसिले को भी हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक बार पुनः जो जनता का जो अपार आपको प्यार मिला है, जनता का जो आपको साथ मिला है, मतदाताओं का जो साथ मिला है, उसको लेकर के उसके बाद हम लगातार यहाँ से सफ़र को आगे बढ़ाएंगे, हमारे इस खास कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और उस पर भी चर्चा करेंगे। धर्म हो, औद्योगिक हो, रोजगार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ऐसे तमाम क्षेत्रों में लगातार आपने काम किए हैं और लगातार निश्चित तौर पर आपने ये जो योजनाएं भी बनाई होंगी, लेकिन उस कार्यक्रम के साथ साथ उन विषयवार को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जनता का प्यार और जनता का साथ, जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, संगठन का आशीर्वाद रहा, जनता ने आशीर्वाद दिया और निश्चित रूप से विजय से प्राप्त की है। मेरे मन में शाजापुर विधानसभा क्षेत्र का एक रोड मैप मैंने तैयार किया है, उसमें हर क्षेत्र में हम क्या काम कर सकते हैं, शाजापुर की क्या आवश्यकता है, क्या समस्या है, उसको बिंदुवार मैंने सामाजिक संगठनों के साथ बैठा हूँ, राजनीतिक लोगों के साथ बैठा हूँ, सभी लोगों के साथ बैठकर मैंने 5 साल का अपना एक प्रोजेक्ट रोड मैप बनाकर तैयार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आदरणीय मोहन जी यादव जी को दिया है, जिसमें सारे क्षेत्र को मैंने कवर किया है, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, PWD से संबंधित कार्य हो, ऐसे अनेक कार्यों को मैंने औद्योगिक क्षेत्र में भी मैंने काम का रोड मैप तैयार किया। ऐसे मैंने कुल मिलाकर करीब 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट मैंने तैयार करके माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, लगातार एक शाजापुर विधानसभा कांग्रेस का गढ़ रहा है। मुझे ये अवसर मिला था 2013 में भी विजय श्री प्राप्त करके काम करने का, उस समय भी काम किया है, लेकिन फिर से जनता ने मुझे 2023 में आशीर्वाद दिया है, तो निश्चित रूप से विकास की गंगा हम बहाएंगे। इसमें शाजापुर नगरवासियों के लिए क्या क्या आवश्यकता है उसको भी हमने रोड मैप में लेकर निश्चित रूप से काम करने का प्रयास कर रहे हैं। जी, तो निश्चित तौर पर अरुण जी भीमावत ने एक विकास का एक प्रोजेक्ट तैयार किया है, उनसे सिलसिलेवार इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। साथ ही जब भी राजनीति का क्षेत्र होता है तो जहां विपक्ष के द्वारा लगातार टक्कर दी जाती है तो अपने खेमे से भी दर्द मिलता है। ऐसा ही दर्द अपने खेमे से अपने संगठन के लोगों से अरुण भीमावत को भी मिला। खामियाजा
13 के बाद 18 तक वे लगातार रहे और 18 के बाद में जो चुनाव परिणाम सामने आए उसमें अपनों का दर्द भी उन्हें सहना पड़ा, लेकिन लोगों के साथ और लोगों के भरोसे और विश्वास के दम पर 2023 में एक बार फिर से अरुणोदय हुआ और भारतीय जनता पार्टी का कमल शाजापुर विधानसभा में खिला और कांग्रेस का हाथ कमजोर हुआ। कौन से वो दर्द थे, कौन सी वो पीड़ा थी जिनके साथ में अरुण भीमावद आगे बढ़े और विश्वास का कमल शाजापुर विधानसभा में खिलाया और एक सारथी के रूप में विकास के रथ को आगे बढ़ा रहे हैं। आप बने रहिए हमारा साथ और देखते रहिए टीम टाइम मीडिया सिटी हलचल की खास पेशकश शाजापुर के सारथी। तो लगातार आप मेरे साथ में खास पेशकश देख रहे हैं शाजापुर के सारथी जो कि अरुण भीमावद हैं, जिन्हें मतदाताओं ने 2023 में चुनकर के विधानसभा भोपाल भेजा और इस बात के साथ भेजा कि आपके हाथों में शाजापुर के विकास की बागडोर है। अरुण जी, लगातार हम चर्चा कर रहे थे, अभी माँ राजराजेश्वरी के दरबार से आपने पूजन अर्चन किया और मुझे याद है कि जिस वक्त आपको टिकट मिला था वह दिन था डोल 11 का दिन, जब आपके नाम की घोषणा हुई थी। अनभिज्ञ थे सारी चीज़ों से कि आपका नाम आएगा, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो लगभग 45,000 मतों से पराजय हुआ हो, लेकिन उस पर विश्वास जताना कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है, आपकी जो पकड़ थी उसको मजबूत बनाता है और लोकप्रियता को दिखाता है। ये उस दिन जब घोषणा हुई, वास्तव में मैं अनभिज्ञ था। मुझे तो पता भी नहीं था कि पार्टी मुझ पर 45,000 हारने के बाद विश्वास करेगी, लेकिन ध्यान में आया कि जब संगठन का हम लोग काम करते हैं तो निगाहें ऊपर से रहती है। चुनाव हारने के बाद भी मैं लगातार जनता के बीच में रहा, सामाजिक संगठनों के साथ रहा और विशेषकर धार्मिक रुचि होने के कारण से हमेशा सड़कों पर रहकर धार्मिक आयोजनों में बढ़ चढ़ भाग भी लिया। और विशेषकर जब मैं प्रत्येक घर पे सुबह 7 बजे निकलता हूँ, उस दिनचर्या में जब मैं विधायक था जब भी 7 बजे निकलता था, चुनाव हारने के बाद भी सुबह 7 बजे मेरी गाड़ी घर से निकलकर ग्रामीण क्षेत्र में दुख सुख में बैठने के लिए, खुशी के अवसर पर जाने के लिए, उनके परिवारों के बीच में जाकर निश्चित रूप से मैं हमेशा रहा। उसका यही कारण रहा कि संगठन ने फिर से मुझ पर विश्वास किया और मुझे फिर से टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी ने जनप्रतिनिधि बनने का अवसर प्रदान किया। तो सर्वप्रथम तो मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन को धन्यवाद देता हूं कि उनकी बारीक नज़रें, निश्चित रूप से काम करते हैं तो नज़रें आपके ऊपर रहेगी और वही निष्ठा। भीमावद परिवार हमेशा निष्ठा के साथ, भाजपा के साथ हमेशा से रहा है, वो भी उसका भी परिणाम रहा है कि निष्ठा अगर आपके साथ और लक्ष्य है और मेहनत कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं संगठन भी आपकी ओर देखता है। आपने परिवार का जिक्र किया, आपके पिताजी, आपके काका श्री, विरासत में आपको संघ के अनुशासन मिले हैं, विरासत में आपको संघ के संस्कार मिले हैं, विरासत में आपको एक बृहद स्तर पर परिवार का वो अनुशासन, वो स्नेह मिला है जिसके बलबूते लगातार आप आगे बढ़े। संघ कितना बसता है अरुण भीमावद के जहन में, अरुण भीमावद के रग रग में? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हमारा वर्षों पुराना नाता रहा है। हमारा परिवार, चाहे हमारे दादाजी स्वर्गीय गंगाराम जी हो, ग्राम पंचायत तिलाओं में निश्चित रूप से गांव में वो संघ की शाखाओं में जाते थे, वहीं से बीजारोपण भीमावद परिवार में निश्चित रूप से हुआ और लगातार पिताजी भी संघ के शाजापुर जब वो पढ़ने आए तो शिव मंदिर शाखा के में जाकर उन्होंने निश्चित रूप से ध्वज प्रणाम करके शाखा के विचारों को आत्मसात किया और उस पूरा परिवार संगमय है हमारा है। लगातार काकाश्री भी रहे, हम भी रहे, पूरा परिवारों में बात अगर आती है तो संघ विचारों के परिवार को निश्चित रूप से आत्मसात किए हुए बैठे हुए हैं। चलिए, हम परशुराम चौराहे तक आप पहुँचे हैं। ये शाजापुर के सारथी का जो सफ़र है, शाजापुर के इस परशुराम चौराहे तक आप पहुँचा है और लगातार हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर अरुण भीमावद के पास में कौन से वो प्लान है, कौन सा वो विजन है जिसके साथ वे लगातार आगे बढ़ रहे हैं।
हमारे साथ में अरुण भीमावत है और जिस तरीके से वे बता रहे हैं कि संघ उनके रग रग में बसा हुआ है, संघ का अनुशासन और संघ का जो राष्ट्र प्रेम है वे उन्हें विरासत में मिला है, चाहे उनके दादाजी हों, उनके पिताजी हों या फिर उनके काका हों। हर कोई संघ की एक जो पृष्ठभूमि है, संघ की जो पाठशाला है, वहाँ से लगातार आगे निकला है और संघ की ही पाठशाला से बाल स्वयं सेवक के रूप में अरुण भीमावत निकलते हैं और संघ का जो एक मूल मंत्र है राष्ट्र सर्वोपरि, उस राष्ट्र सर्वोपरि को ध्यान में रखते हुए अरुण भीमावत लगातार आगे बढ़े और उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने हारने के बावजूद 2023 में उन पर फिर भरोसा जताया और एक बार फिर से अरुण भीमावत ने शाजापुर विधानसभा में जीत हासिल की। तो लगातार जारी है शाजापुर के सारथी का यह कार्रवाई और लगातार अरुण भीमावत टेम टाइम मीडिया सिटी हलचल के साथ सफ़र कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उनके पास में क्या कुछ प्लान है शाजापुर को मध्य प्रदेश में नंबर 1 पर लाने के लिए, विकास के रफ्तार में पंख लगाने के लिए। अभी तक जो बताया अरुण भीमावत ने कि धर्म के क्षेत्र में वे लगातार काम कर रहे हैं, चाहे माँ राजराजेश्वरी का दरबार हो जहाँ पर डोम का निर्माण हो, नलखेड़ा स्थित माँ बगलामुखी के तर्ज पर ही यहाँ माँ राजराजेश्वरी के दरबार में पिछले साल यहाँ पर डोम का निर्माण किया, भूमि पूजन किया गया था और उसके बाद जनवरी में उस डोम को बनकर के यहाँ पर तैयार किया गया और लगाया गया। साथ ही साथ जितने भी जो फूल विक्रेता हैं उनके लिए यहाँ पर दुकानें यहाँ पर निर्माण की जा रही है, उसका अवलोकन भी अभी अरुण भीमावत ने यहाँ पर किया। साथ ही साथ चाहे नई सड़क स्थित भूतेश्वर महादेव मंदिर जो कि एक अति प्राचीन शिव मंदिर था उसके जीर्णोद्धार का काम हो या फिर सबसे अति प्राचीन श्री राम मंदिर के जीर्णोद्धार का भूमि पूजन हो, उसका शिलान्यास हो, जिसका काम भी विगत दिनों यहाँ पर 1008 श्री उत्तम स्वामी जी के कर कमलों से यहाँ पर उसका शिला पूजन किया गया। धर्म के साथ ही रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन क्षेत्रों में भी आप लगातार काम कर रहे हैं और इस वक्त हम जहाँ पर खड़े हैं ये शाजापुर का परशुराम चौराहा है। एक तरफ यहाँ से इंदौर का रास्ता जाता है, इधर से आगर, कानड़ और कोटा के लिए रास्ता निकलता है। केंद्र बिंदु पे हम खड़े हैं अरुण जी। पुराना एबी रोड है, एक समय था जब यहाँ से भारी वाहन निकला करते थे। उन आवाजाही के कारण कई लोग परेशान होते थे और कई हादसे के शिकार भी हुए हैं। किस तरीके से योजना आई कि शहर के बाहर से एक बाईपास निकाला जाए ताकि यहाँ पर भारी वाहनों का दबाव ना रहे और उसको कम करने के बाद एक नया प्रोजेक्ट रोड के लिए तैयार किया गया है? मैं इस अवसर पर आपको बताना चाहूँगा कि तत्कालीन सांसद आदरणीय थावरचंद जी गहलोत और वर्तमान में महामहिम कर्नाटक ने एक प्रस्ताव उस समय दिया था कि शाजापुर शहर के बीचों से एबी रोड निकला हुआ है, बाईपास की सख्त आवश्यकता है। उस प्रस्ताव को लगातार आगे बढ़ाते रहे और निश्चित रूप से जब क्षेत्र के सांसद उटवाल जी बने उस समय निश्चित रूप से उसमें ताकत मिली और उस समय स्वीकृत हुआ और स्वीकृत होने के बाद शहर का यातायात का दबाव कम हुआ। फिर ध्यान में आया कि जब बाईपास बन चुका है, ये PWD के हैंड ओवर हो चुका है, तो यहाँ पर भी एक चौड़ाईकरण रोड बनना चाहिए। तो मैंने अभी जब 3 दिसंबर को जब जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और निश्चित रूप से जब ध्यान में आया कि शाजापुर के रोड को भी चौड़ाईकरण करना चाहिए, तो मैंने इसको 4 लेन करने का प्रस्ताव मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन जी यादव जी को दिया। मुझे खुशी है कि मोहन जी ने उसको तत्काल स्वीकार किया प्रस्ताव को और बजट में उन्होंने प्रावधान भी किया और 88 करोड़ रुपए 4 लेन के लिए स्वीकृत किए। आने वाले समय में टेंडर की प्रक्रिया में है। उसी प्रकार से मक्सी का भी यही था कि बाईपास जब मक्सी का बना तो मक्सी में भी अंदर से भी रोड निकला हुआ था, उसको भी हमने 4 लेन का प्रस्ताव दिया, उसको भी स्वीकृत किया और वहाँ भी 32 करोड़ रुपये मक्सी के चौड़ाईकरण के लिए 4 लेन रोड बनाने का दोनों प्रस्ताव हमें स्वीकृत हो चुके हैं। आने वाले समय में टेंडर की प्रक्रिया में आने वाले हैं। इसी के साथ आपका तो एक लंबा अनुभव रहा है राजनीति से। आपने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ भी आपने काम किया है, आप मोहन यादव जी के साथ भी काम कर रहे हैं।
सड़कों का एक जो जाल इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में दिखाई दिया है, चाहे वो प्रदेश के अलग अलग पिछड़े गांवों में हो या शाहजहाँपुर के अलग अलग क्षेत्रों में गांव में हो, इस रोड पर भी हम जहां पर खड़े हैं कई हादसे हुए हैं। आपके निज जीवन में भी आपने इस दुख को झेला है। पिछले दिनों आपके भाई दीपक भैया का भी इस दुखद सड़क हादसे में निधन हो गया था। कितनी पीड़ा होती है अरुण जी जब एक अपना कोई परिजन इस तरीके से चला जाता है, अनिश्चित काल का वह ग्रास बन जाता है। लेकिन जो लगातार प्रदेश के जो काम हो रहे हैं, लगातार सड़कों का जो निर्माण हो रहा है, कितना कारगर साबित होता है इन हादसों से बचने में? जब सड़कों का निर्माण होता है तो निश्चित रूप से यातायात भी प्रभावित नहीं होता है और साथ में जो दुर्घटनाएं जो हमेशा हुआ करती है उसको भी रोकने में हम सफल हुए हैं। निश्चित रूप से मेरे परिवार ने भी इस हादसे को भोगा है और उसी को ध्यान में रखते हुए चहुमुखी विकास शाहजहाँपुर का हो, और इसमें रोड को लेकर हमने पूरी विधानसभा क्षेत्र में, चाहे मक्सी को बेरछा जोड़ने के लिए की बात हुई तो हमने रोड को जोड़ा, उसका भी हमने चौड़ाईकरण करने का प्रस्ताव दिया, वो भी मंजूर होने वाला है। बेरछा हमारा है, बेरछा को बाईपास की भी सौगात हम देने वाले हैं। ये दोपड़ा रोड जो यहाँ से अभी ये भी रोड से दोपड़ा रोड जा रहा है, आगर रोड, इसकी भी सौगात 2013 से 18 के बीच में यशस्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब के नेतृत्व में और हमारे क्षेत्रीय सांसद आदरणीय वर्तमान के आदरणीय महेंद्र सिंह जी सोलंकी जी के आशीर्वाद से इन रोडों का निर्माण का हमने भूमि पूजन भी किया है और काम भी प्रारंभ हो चुके हैं और पूर्ण भी हो चुके हैं। चाहे बेरछा रोड की बात करें, बेरछा रेलवे स्टेशन शाहजहाँपुर नगर का जिला मुख्यालय का स्टेशन मैं मानता हूँ। शाहजहाँपुर जिला के जो रेलवे के माध्यम से यातायात परिवहन करते हैं तो निश्चित रूप से वो हमारा शाहजहाँपुर का जिला मुख्यालय का स्टेशन, शाहजहाँपुर तो है ही सही लेकिन बेरछा भी हमारा मुख्य है। यहाँ से लोग जब जाते हैं तो रोड की सकड़ाई उस समय 375 थी, उसको हमने 7.5 मीटर में करके रोड बनाने का काम किया। चाहे बड़ौदा क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र में उस समय मैंने 72 सड़कें बनाकर शाहजहाँपुर विधानसभा क्षेत्र को समर्पित की थी। अब मेरे पास 36 रोड और प्रस्तावित किए हैं। आने वाले समय में मैं 36 रोडों के प्रस्ताव के माध्यम से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को अपने रोड मैप में दिए। उसमें से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे 5 रोड स्वीकृत करके दे दिए, चाहे वो बेरछा रोड बिखलाखेड़ी से भापचा हो, चाहे वो बज्जाहेड़ा से भरड़ हो, चाहे वो चौसला से बेरछा का रोड हो। ये बजट में आ गए हैं और स्वीकृति की ओर आ चुके हैं। बाकी के रोड भी हमारे आने वाले हैं। आने वाले समय में जब एक बाईपास बन गया है, शाहजहाँपुर शहर का यातायात और भी सुगम हो, उसके लिए मैंने एक प्रस्ताव बनाकर भेजा कि यहाँ बाईपास की सख्त आवश्यकता है। तो उसको भी मैंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के माध्यम से लोक निर्माण मंत्री आदरणीय राकेश सिंह जी के माध्यम से मैंने दिल्ली हमारे केंद्रीय सड़क मंत्री आदरणीय नितिन जी गडकरी के पास भी मैंने 175 करोड़ का बाईपास का प्रस्ताव दिल्ली भारत शासन को भेजा है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में एक और शाहजहाँपुर जिला मुख्यालय पर एक नए बाईपास की सौगात आने वाले समय में हमें मिलेगी। रेलवे स्टेशन का आपने जिक्र किया और निश्चित तौर पर जो अमृत योजना के तहत यहाँ पर शाहजहाँपुर जिला मुख्यालय पर स्टेशन का निर्माण भव्य पैमाने पर चल रहा है। गुणवत्ता को लेकर के भी सवाल उठे थे, लेकिन आपने यहाँ पर उस पर भी अंकुश लगाया और भ्रष्टाचार की उसमें कहीं कोई गुंजाइश न रहे, इसको लेकर के भी आपने दिशा निर्देश दिए थे। लेकिन दूर जो है वो दूरी का जो शहर है, यहाँ से कई बार ये मांग उठी है कि दूर दराज जाने वाली ट्रेनों का यहाँ पर स्टॉपेज हो। हालांकि उसमें भी आपने प्रयास किए हैं, लेकिन क्या और स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं कि जो दूर जाने वाले जो लोग हैं उनको यहाँ पर ट्रेनों का स्टॉपेज हो? यहाँ पर हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय महेंद्र सिंह जी सोलंकी जी के साथ हमने निश्चित रूप से इसमें विचार विमर्श भी किया है और हमें खुशी भी है कि आदरणीय सांसद महेंद्र सिंह जी सोलंकी जी ने शाहजहाँपुर रेलवे स्टेशन को अमृत योजना के अंतर्गत एक उसका विकास करने का जो बीड़ा उठाया है, निश्चित रूप से वो काम चल ही रहा है। मैं इस अवसर पर माननीय सांसद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने शाहजहाँपुर विधानसभा क्षेत्र में बेरछा रेलवे स्टेशन, शाहजहाँपुर रेलवे स्टेशन और मक्सी रेलवे स्टेशन के अमृत योजना में लेकर यहाँ के निश्चित रूप से जो विकास की आवश्यकता थी उसको पूरा करने में हम जा रहे हैं। तीनों जगह रेलवे स्टेशन के काम चल रहे हैं। जहाँ तक रेल के स्टॉपेज का सवाल है, समय समय पर जनता की मांग पर
हमारे क्षेत्र के जागरूक सांसद आदरणीय महेंद्र सिंह जी सोलंकी जी ने निश्चित रूप से जो ट्रेन की आवश्यकता थी, जो कोरोना काल में रुक गई थी, उसको पुनः चालू करने का प्रयास भी किया, उसको सफलता भी मिली। आज ट्रेन हमारी रुक रही है। अमृतसर, इंदौर अमृतसर ट्रेन भी नई सौगात आदरणीय सांसद जी के माध्यम से, भारत सरकार के माध्यम से हमें मिली है। इस प्रकार से जो भी हमें आवश्यकता लग रही है और निश्चित रूप से जनता की मांग पर उन ट्रेनों का स्थापित करने की मांग हम कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है आने वाले 6 महीने में 3 ट्रेनों का स्टॉपेज भी और आने वाले समय में हमें मिलने वाला है, चाहे वो देहरादून वाला मामला हो, चाहे वो पुनः 7 दिन तक ट्रेन चलाने वाली बातें आई हो, चाहे हमारे को बांद्रा वाली ट्रेन का हो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें ट्रेन है जो जिसको हम निश्चित रूप से शाजापुर स्टॉपेज देने वाले हैं। और रही बात है कि एक ट्रेन जो हमने मांग की है आदरणीय सांसद जी, तो सांसद जी ने अपने प्रस्ताव में भी लिया है और अपनी बैठकों में उसका जिक्र भी किया है कि एक शाजापुर से भोपाल की ट्रेन हमें सुलभता से मिल जाए। तो शाजापुर से मक्सी और मक्सी से बेरछा, बेरछा से सुजालपुर, सुजालपुर से भोपाल और भोपाल से इटारसी तक की एक ट्रेन हमने प्रस्तावित की है। आने वाले समय में भी शायद हमें और शाजापुर से डायरेक्ट भोपाल की ट्रेन की सुविधा भी मिलेगी। निश्चित तौर पर जहां शाजापुर जिला मुख्यालय और शाजापुर विधानसभा में लगातार विकास किया जा रहा है, तो आने वाले समय में जिस तरीके से उम्मीद जताई जा रही है कि नई ट्रेन की व्यवस्थाएं भी शाजापुर के लोगों को मिलेगी और जो परेशानियां उन्हें झेलना पड़ती है उसे कहीं ना कहीं उसमें राहत मिलेगी और एक जो नया सफ़र है नई उम्मीदों का, नए विकास का, उसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक अरुण भीमावत लगातार काम कर रहे हैं और इस विकास के रथ को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी के साथ में शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य भी एक बड़ा मुद्दा शाजापुर के चुनाव में गूंजता रहा है। शाजापुर में रोजगार के क्या कुछ प्लान हैं, नित नए आयाम हैं, स्वास्थ्य में किस तरीके से सेवाएं बेहतर हुई है, शिक्षा में किस तरीके से छात्रों के हितों में उन्हें लाभ हो, इसको लेकर के क्या कुछ प्लान अरुण भीमावत के पास है, इन्हें भी जानेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खास कार्यक्रम शाजापुर के सारथी। तो लगातार टीम टाइम मीडिया शाजापुर के सारथी कार्यक्रम के इस महा एपिसोड में भारतीय जनता पार्टी के विधायक अरुण भीमावत से चर्चा कर रहे हैं और लगातार यह शाजापुर के सारथी का यह कारवा शहर से गुजरते हुए अब लाहौरी रोड स्थित बल्डी पर आ पहुंचा है, जहां पर आप चारों तरफ देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक जो महा और बड़ा प्रोजेक्ट नर्मदा परियोजना को, मां नर्मदा की पावन कलकल बहती धारा को शाजापुर में उतारना था और अब पूरी तरीके से वह धरातल पर नजर भी आ रहा है। और पिछले दिनों मां नर्मदा अलग अलग क्षेत्रों से गुजरती हुई शाजापुर के मक्सी भी आ पहुंची है। खुद भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक अरुण भीमावत मां गंगा के आगमन पर, जो धरातल पर जो आगमन शाजापुर जिले में हुआ है, उसके स्वागत के लिए पहुंचे थे। माता रानी का उन्होंने पूजन अर्चन किया था और आचमन करके यही प्रार्थना की थी कि सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों और ख़ास तौर पर जो पेयजल की समस्या शाजापुर और आसपास के क्षेत्रों में जो बनी रहती है वह दूर हो और उन किसान भाइयों को भी लाभ पहुँचे जो अपनी मेहनत से इन फसलों को बड़ा करते हैं और मंडी में ले जाते हैं उनको बेचने के लिए। अरुण जी, सबसे पहला तो यही बड़ा एक मुद्दा रहा है, चुनाव में बड़ा जोर शोर से इसे उठाया गया था, नर्मदा को लाने का विषय। भारतीय जनता पार्टी, मुझे याद है कि शिवराज सिंह चौहान जी ने इसकी घोषणा की थी। तराना में कार्यक्रम हुआ था उज्जैन जिले में, लेकिन जो कार्यक्रम हुआ था, जो भूमि पूजन हुआ था, जो लोकार्पण हुआ था, वो पूरे संभाग के लिए हुआ था। लेकिन कांग्रेस का दावा था, पूर्व विधायक हुकुम सिंह कराड़ा का दावा था कि ये योजना कांग्रेस की थी और कांग्रेस इसे लेकर के आई है। ये बातें तो मैं अपने चुनाव के समय पर बता चुका हूँ और प्रूफ भी किया है कि 2013 से 18 के बीच में और विशेषकर 2017 के एंड में मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब का जो सपना था नर्मदा का पानी मालवा में आए, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट बनाए थे कि नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना 4,450 करोड़ और दूसरा चरण नर्मदा काली सिंध परियोजना 4,420 करोड़, कुल मिलाकर 8,000 करोड़ के ऊपर का प्रोजेक्ट था। उसका भूमि पूजन हमने तराना में नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना का हमने किया था, जिसमें विशेष अतिथि के रूप में मैं विधायक के रूप में वहाँ पर था, उसमें उपस्थित था। रही बात उसके बाद सरकार नहीं बनी,
सरकार बनने के बाद कांग्रेस की सरकार बनी, तो कांग्रेस के लोगों ने उस विजन को अपने खाते में डालने का प्रयास किया, लेकिन जनता जानती थी, जनता को पता है कि ये मिशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान जी का है। और वर्तमान में आज हम यहाँ पर बैठे हैं, ये प्रोजेक्ट उसी के इसमें नर्मदा कालीसिंध परियोजना के तहत यहाँ का सेंटर पॉइंट है। यहाँ पर बड़े हौद बनेंगे, यहाँ से ही पानी चिल्ला डैम में जाएगा। जो हमारी कल्पना थी कि शाहजहाँपुर नगर वासियों को पर्याप्त पानी, हमेशा जब पानी कम गिरे वर्षा का तो भी शहर वासियों को दोनों टाइम पानी मिल जाए, रोज़ पानी मिल जाए, इसकी चिंता उस समय के हमने प्रोजेक्ट में ली थी, वो आज धरातल पर सार्थक दिखाई देती है। आने वाले समय में यहाँ ये हौद, यहाँ कार्यस्थल है, यहाँ पर बड़ा हौद बनेगा। यहाँ से अगर वर्षा काल में पानी कम गिरता है और चिल्ला डैम नहीं भराएगा तो नर्मदा का पानी सीधे डैम में जाएगा और वो 22 फीट जो हमारा है वो उसको पूर्ति करेगा और शहर वासियों को भी पीने के लिए पानी मिलेगा और बाकी 40 गांव को भी, किसानों को खेती के लिए पानी देने का काम अब हमेशा मिलता रहेगा। नर्मदा शिप्रा लिंक और नर्मदा कालीसिंध परियोजना के तहत शाहजहाँपुर विधानसभा क्षेत्र के 167 गाँव में ये पानी पहुँचने वाला है। और निश्चित रूप से मुझे खुशी है कि जिस प्रोजेक्ट को मुख्यमंत्री ने लिया था, जिस प्रोजेक्ट को भारतीय जनता पार्टी, उसी प्रोजेक्ट में हमने शाहजहाँपुर विधानसभा में विधायक रहते हुए हमने इसका कार्यक्रम भी किया था। आज वो मेरे इस सेकंड कार्यकाल में वो धरातल पर आने वाला है। मैं इस अवसर पर डॉक्टर मोहन जी यादव जी को, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसमें तेज़ गति आई है और ये 2026 तक ये प्रोजेक्ट पूरा तय करके किसानों को समर्पित कर दिया जाएगा। पहला प्रोजेक्ट हम मक्सी के क्षेत्र में पानी किसानों को दे रहे हैं, रबी की फसल में देने का काम प्रारंभ कर दिया है और इस प्रकार से ये योजना शाहजहाँपुर के लिए बहुत लाभदायक रहेगी। भागीरथी प्रयास जो किए हैं वो निश्चित रूप से धरातल पर आ रहे हैं। भागीरथी प्रयास, ये शब्द भी लगातार गूंजा और शहर का भागीरथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हुकुम सिंह कराड़ा को माना। और वही सवाल कि लगातार दावे किए जा रहे थे, तो इन दावों में कितनी सच्चाई थी। और जब आपका दावा है कि आपके कार्यकाल में जब 2013 में जब आप चुन करके आए थे तो उस वक्त इसका भूमि पूजन हो चुका था, बाद में 15 महीने के कार्यकाल कांग्रेस का रहा, तब ये प्रोजेक्ट अटका और उसके बाद फिर से बीजेपी के कार्यकाल में इसने गति पकड़ी। कांग्रेस के दावों में कितना सच, कितनी सच्चाई? आप मीडिया के सपाटी, आपको भी पता होगा कि मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, उसमें अपना पूरा प्रोजेक्ट बताया था और उसके बाद से सरकार नहीं बनी, सरकार के बाद फिर सरकार बनी तो उसमें तेज़ गति आई। ये दावे उनके खोखले साबित हुए। उन्होंने जनता के बीच में 2023 के चुनाव में बड़े बढ़ चढ़ के भाग लिया था इस विषय को लेकर, लेकिन जनता ने नकार दिया, विशेषकर उनके ही क्षेत्र में नकारा। हर क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में इस विषय को भारतीय जनता पार्टी का प्रोजेक्ट हर व्यक्ति जानता था, उनको पता विधायक जी के प्रयास है, माननीय मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रयास है, इसलिए जनता के बीच में वो दावे खोखले साबित हुए। मैं तो ये कहूँगा कि उन्होंने एक खोखला दावा एक और किया था, लखनदर का पानी का जब अपन ने बात कही तो अपन ने जादमी बैराज पे, जादमी में लखनदर नदी में एक बैराज बनाया था बड़ा, जिसका भूमि पूजन भी हमने किया और लोकार्पण भी हमने किया 2018 में। उस समय भी शिलान्यास के समय स्वामी उत्तम स्वामी जी महाराज जी आए थे और लोकार्पण के समय भी उनके द्वारा हमने कराया था। और उसका भी श्रेय उन्होंने, जब 100 दिन सरकार के कांग्रेस के हुए थे, जल संसाधन मंत्री माननीय हुकुम सिंह जी थे, उन्होंने 100 दिन में मेरा कौन सा प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट का मुख्यमंत्री के सामने रखना था, तो उन्होंने जिसका लोकार्पण और भूमि पूजन मैंने किया भारतीय जनता पार्टी से, उसको उन्होंने कांग्रेस के 100 दिन में डालकर प्रदेश में देने का काम किया। उसकी क्लिपिंग भी आपके पास होगी, जब वो उस चीज़ को भी यथार्थ से अलग चीज़ थी, ये भी यथार्थ से उनसे अलग चीज़ है। इसलिए उनके हमेशा से विकास के नाम पे उनका कहीं रहा नहीं है, दूसरों के काम किए उन्होंने हमेशा बताए हैं, वो जनता ने इसीलिए उनको नकारा है। ना विकास में कोई है उनका ध्यान रहा है, ना कभी विकास शाहजहाँपुर के लिए उन्होंने किया। नहीं तो 15-20 साल कोई मंत्री रह जाए और विकास अछूता रह जाए क्षेत्र से, कल्पना से परे है। शिक्षा पे आते हैं। शिक्षा की एक बड़ी मांग रही है, ख़ास तौर पर जो उच्च स्तरीय जो पढ़ाई की जाती है, जो कोर्स किए जाते हैं, उनके लिए यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें इंदौर, भोपाल, उज्जैन या फिर अन्य प्रदेशों में, ख़ास तौर पर राजस्थान के कोटा शहर जैसे में जाना पड़ता है। क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? हालांकि CM राइज स्कूल एक जो
महत्वपूर्ण योजना शिक्षा के क्षेत्र में है वे यहाँ पर संचालित की जा रही। साथ ही साथ अब जो प्रधानमंत्री के नाम से अब BKSN कॉलेज उसमें भी पढ़ाई शुरू हो चुकी है, बेहतर पढ़ाई शुरू हो चुकी है। तो क्या कुछ और नए आयाम शिक्षा क्षेत्र में यहाँ पर गढ़े जाने हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर मोहन जी यादव जी के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन और हो रहे हैं, जिसमें पहले पायदान पर कॉलेज का जो हमने PM श्री कॉलेज करते हुए उसमें सारी सुविधा देने का काम कर रहे हैं और जिला मुख्यालय पर कॉलेज BSN कॉलेज को उसमें चिन्हित करके प्रारंभ भी हो गया है। उसके लिए अतिरिक्त राशि भी दी है, सारे सब्जेक्ट उसमें रहेंगे, सारी फैकल्टियाँ उसमें रहेगी। अब कहीं किसी छात्रों को दूसरे कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे उज्जैन इंदौर जाना आवश्यक नहीं होगा, यहीं पर उनको सुविधा मिलेगी। वहीं कृषि महाविद्यालय हमारे दिमाग में शुरू से रहा है। कृषि महाविद्यालय इसलिए कि जहाँ कृषि प्रधान जिला है, यहाँ के युवाओं में रुचि है कृषि के क्षेत्र में, इसलिए अब कृषि महाविद्यालय की जगह अब PM श्री कॉलेज में एक कृषि का एक डिपार्टमेंट रहेगा, अलग से खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इसी को कृषि महाविद्यालय के रूप में निश्चित रूप से आगे दृश्य दिखाई देगा और यहाँ के किसान भाइयों को निश्चित रूप से उसका लाभ मिलने वाला। रही हमारे हाई सेकेंडरी स्कूलों की, तो CM राय स्कूल हमारे शाहजहाँपुर में निर्माणाधीन है। मोहन बड़ोदिया, दुपाड़ा, बेरछा, मक्सी, ऐसे में CM राय स्कूल खोले जा रहे हैं। कुछ प्रगति पर है, कुछ स्वीकृत हुए हैं। इस प्रकार से उन क्षेत्र में भी हमने निश्चित रूप से प्राथमिक, माध्यमिक और हाई सेकेंडरी स्कूल तक के भी सारी रचना बना कर दी है। कुछ हाई सेकेंडरी स्कूल मुझे खोलना है, पहले भी खोले थे, अभी भी कुछ 2-3 पॉइंट हमने निश्चित किए। इस क्षेत्र में भी हम बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ेंगे। जहाँ अपन जहाँ बैठे हैं वहीं पर मैंने कृषि से संबंधित एक और विषय है कि शाहजहाँपुर में आलू प्याज की मंडी हमने पहले बनाई और खोली थी, लेकिन अनाज की मंडी और आलू प्याज की मंडी एक साथ होने के कारण से वहाँ पर यातायात अवरुद्ध होता है, भीड़ लग जाती है, ट्रैक्टर ट्रालियों की, किसानों की भीड़ लग जाती है। तो हमने विचार किया है कि आलू प्याज की मंडी को हम शहर से थोड़ा बाहर ले जाए। तो हमने इस प्रोजेक्ट के पास में 100 बीघा ज़मीन कलेक्टर महोदय से हमने स्वीकृति ले ली है, लाहौरी के बल्ले पर ही इस स्वीकृति ले ली है। प्रशासकीय स्वीकृति के लिए हमने भोपाल भेजा है, वित्तीय स्वीकृति हमारे को 1-2 दिन में मिलने वाली है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में एक बड़ी मंडी यहाँ आलू प्याज की यहाँ पर खुलने वाली है, क्योंकि प्याज एक जिला एक उत्पाद के क्षेत्र में हमारा प्याज भी है। प्याज की आवक हमारी इतनी अभी कि हमें संभाग की मंडी सबसे सर्वश्रेष्ठ मंडी आवक के हमारी शाहजहाँपुर में प्याज की आवक हो रही है। इसके कारण से यहाँ पर प्याज शाहजहाँपुर के अतिरिक्त देवास जिला, सीहोर जिला, राजगढ़ जिला, आगर जिला और यहाँ तक कि कोटा के भी प्याज यहाँ पर आके बोली में भाग लेते हैं और यहाँ के बड़े बड़े व्यापारी यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ के प्याज की मंडी एक अच्छी मंडी निश्चित रूप से आने वाले समय में होगी। एक और बात, इसी क्षेत्र में हमने बाईपास भी निकालने की योजना है, आगे जाके उसका भी लाभ यहाँ के लोग बागों को मिलेगा। इस प्रकार से प्रोजेक्ट हमारा निश्चित रूप से कृषि के लिए बहुत ही लंबी दूरी का सोच है। प्याज का जिक्र किया कि दूर दराज के व्यापारी यहाँ पर आते हैं, साथ ही संतरे की मिठास भी शाहजहाँपुर के दूर दूर तक फैली हुई है। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी तादाद में संतरों के पैदावार की जाती है, उन्हें लगाया जाता है, उनकी खेती की जाती है और वहाँ की भी मिठास दूर दूर तक है। ऐसे में शाहजहाँपुर में प्याज है, आलू है, गेहूँ है, संतरा है, एक बड़ी मात्रा में यहाँ पर उनकी पैदावार की जाती है। निश्चित रूप से आलू प्याज लहसुन के साथ साथ यहाँ पर हमारा संतरे में भी शाहजहाँपुर जिले का और आगर जिले का नाम रहा है। जब आगर और शाहजहाँपुर जिला संयुक्त हुआ करता, जब शाहजहाँपुर जिला का नाम हुआ करता था, लेकिन ये आधा पार्ट हमारा आगर जिले में जाने के कारण से 2 भाग में बढ़ गया। लेकिन हमारे यहाँ के संतरे की मिठास है, उस मिठास के कारण से नागपुर का संतरा एक बार बहुत फेमस हुआ करता था, लेकिन अब नागपुर के संतरे को भी अगर कहीं फीका किया है किसी ने पूरे देश भर में, तो शाहजहाँपुर और आगर के संतरे ने उसकी मिठास को सामने लाकर उसको पीछे करने का काम किया है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आदरणीय मोहन जी यादव जी का भी इस विजन है कि अब इस क्षेत्र में एक प्रोजेक्ट संतरे से संबंधित लग जाए, आलू प्याज से संबंधित लग जाए, ऐसे उनके मन मस्तिष्क में है और निश्चित रूप से आने वाले 1-1.5 साल में या कुछ चीज़ें धरातल पर दिखाई देगी, ऐसा मुझे विश्वास है। अभी पिछले दिनों कांग्रेस का एक कार्यक्रम हुआ, युवक कांग्रेस के बैनर तले संविधान बचाओ अभियान को लेकर के एक मशाल यात्रा निकाली। कांग्रेस के तमाम प्रदेश के बड़े नेता उसमें शामिल हुए, खुद प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी पहुंचे और चौक में एक सभा हुई। सभा करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा
और कहा कि सत्ता के दबाव के तले अधिकारी काम कर रहे हैं और आरोप लगाया कि जो अधिकारी जितना अच्छा काम करेगा, जो पुलिसकर्मी जितना अच्छा काम करेगा, अरुण भीमावत से उन्हें नंबर मिलेंगे, भारतीय जनता पार्टी से उन्हें नंबर मिलेंगे। आदरणीय कांग्रेस के नेतागणों से मेरा ये निवेदन है कि आप भी लगातार सरकार में पहले रहे हो और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार 20-21 सालों से है और निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि का एक अपना मिशन होता है, चाहे वो विकास के लिए हो, चाहे आपराधिक प्रवृत्ति पे अंकुश डालने के लिए हो। आपको भी विदित शाहजहाँपुर जिला आपराधिक प्रवृत्तियों में, चाहे चोरी के मामले में नंबर 1 पर पूरे मध्य प्रदेश में रहा। यहाँ ट्रैक्टर चोरियाँ तक होती है और यहाँ के किसान भाई पहली बार हमने भी सुना था और लोगों ने भी सुना था कि यहाँ ट्रैक्टर में सांकल बांध दी जाती है ताकि ट्रैक्टर कोई चुरा ना ले जाए। मोटर चोरी होती है आए दिन, पाइपलाइन उखाड़ के ले जाते हैं, तार निकाल के ले जाते हैं, भैंस चोरी हो जाती है, मोटरसाइकिल चोरी। तो जब कांग्रेस का कार्यक्रम बड़ा होता है तो उस दिन पुलिस वाले के दिमाग में रहता है कि आज 5-10 मोटरसाइकिलें जाएगी। शहरवासियों को यह भय रहता है कि आज हमारे यहाँ से मोटरसाइकिलें जाने वाली है। उसको अगर मैं अंकुश लगा रहा हूँ, उसमें आपराधिक प्रवृत्तियों को अगर कानूनी शिकंजे में पुलिस शिकंजे कस रही है और उन्हें जेल की हवा खिला रही है, तो कांग्रेस क्यों बौखला रही है? कांग्रेस को बौखलाना चाहिए। अगर इसमें बौखलाहट अगर दिखती है तो निश्चित रूप से वो संरक्षण करता थे। इसीलिए शाहजहाँपुर में लंबे समय तक चोरियाँ बड़ी तादाद से हुआ करती, लेकिन अब चोरियों पे लगाम भी लगा है और आने वाले समय पे इसको पूर्ण विराम करने की तैयारी है। और निश्चित रूप से जितने भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं जो चोरी में संलिप्त है, वो निश्चित रूप से जेल की जंजीरों के पीछे जाएंगे, अब खुलेआम नहीं घूमेंगे। चलिए विधायक जी, कारवां आगे बढ़ाते हैं और अपने दर्शकों को भी एक बार ये तस्वीर दिखा देते हैं कि लाहौरी जाने वाला यह रोड है जिसे लाहौरी की बल्डी के नाम से खास तौर पर जाना जाता है, जहां पर नर्मदा मैया को लाने के लिए बड़े स्तर पर, युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही है। हालांकि मक्सी में नर्मदा मैया पहुंच भी चुकी है, खेतों में माता रानी का जल प्रवाहित भी हो चुका है और उससे जो किसान हैं अब खेती करना उन्होंने शुरू भी कर दिया और जल्द ही शाहजहाँपुर की धरती पर भी चिल्लर नदी में मां नर्मदा का जल आने वाला है। इसको लेकर के तमाम तरह की तैयारियां हैं और तैयारियों के साथ ही विकास की बागडोर संभाले हुए, विकास की डोर को संभालने वाले शाहजहाँपुर के सारथी लगातार टीम टाइम मीडिया और सिटी हलचल के साथ है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम शाहजहाँपुर के सारथी। तो लगातार आप मेरे साथ देख रहे हैं शाहजहाँपुर के सारथी का खास कार्यक्रम, जिसमें अरुण भीमावत को 1 बरस पूर्ण हो चुका है। शाहजहाँपुर के मतदाताओं ने पूर्ण भरोसा जताते हुए शाहजहाँपुर के विकास का रथ अरुण भीमावत के हाथों में थामा और लगातार टीम टाइम मीडिया और सिटी हलचल इस 1 बरस का पूर्ण होने पर आप तक ये खास रिपोर्ट पहुंचा रही है, क्योंकि आपने विश्वास जताया था तो आपको यह भी विश्वास रखना पड़ेगा कि शाहजहाँपुर के सारथी लगातार आपके लिए, राजधानी हो चाहे भोपाल हो चाहे दिल्ली, लगातार प्रयासरत हैं और नई सौगातों को लेकर के आपके बीच में आ रहे हैं। चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में नया स्वास्थ्य भवन हो या फिर बस स्टैंड का परिसर हो, लगातार अरुण भीमावत नित नए विकासों को लेकर के आप लोगों के बीच में आ रहे हैं और क्या कुछ उनका प्लान है, इसी को जानने के लिए लगातार टाइम मीडिया सिटी हलचल भी लगातार शाहजहाँपुर के सारथी अरुण भीमावत से बात कर रहा है। मां राजराजेश्वरी के दरबार के बाद और लगातार सड़कों का जो जाल मध्य प्रदेश के इस संगठन ने फैलाने का काम किया है, वह बताने के बाद टीम टाइम मीडिया सिटी हलचल शाहजहाँपुर के सारथी के इस खास कार्यक्रम में बस स्टैंड परिसर पे आप पहुंची है। मेरे पीछे आप नवनिर्मित बस स्टैंड का यह भवन देख रहे हैं, जिसका उद्घाटन और जिसका लोकार्पण भी आने वाले समय में अब कुछ ही दिनों के बाद में प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव के संभावित दौरे के साथ में किया जाएगा। लगातार जनप्रतिनिधियों के साथ में बैठकों के बाद में प्रदेश के मुखिया एक बार फिर से शाहजहाँपुर में होंगे और एक बड़ी सौगात शाहजहाँपुर के इन लोगों को मिलेगी।
लगातार आप मेरे साथ देख रहे हैं शाजापुर के सारथी और अरुण भीमावत हमारे साथ में लगातार मौजूद हैं, जो बता रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ मिल कर के वे लगातार शाजापुर और इसकी विधानसभा में विकास कर रहे हैं। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं, ये शाजापुर का नवनिर्मित बस स्टैंड का भवन है, जिसका लोकार्पण खुद प्रदेश के मुखिया डॉक्टर यादव यहां पर करने जा रहे हैं। 8 तारीख को यहां पर वे पधारेंगे और इसका लोकार्पण करेंगे और एक और सौगात शाजापुर के लोगों को देंगे। लगातार यहां पर लगभग 40 वर्षों तक एक पुराना बस स्टैंड यहां पर संचालित किया जाता था, जिसके बाद में उसके तोड़ करके एक नवनिर्मित भवन की यहां पर प्लानिंग की गई। हालांकि अभी जो बस स्टैंड है, गड्ढा जिसे प्राइवेट बस स्टैंड कहा जाता है, वहां से तमाम बसों का संचालन किया जा रहा है। लेकिन 8 तारीख को डॉक्टर मोहन यादव यहां पर पहुंचेंगे और एक बार फिर से यहां पर एक नई सौगात शाजापुर के लोगों को देंगे। लगभग 7.5 करोड़ रुपए की लागत से यह बस स्टैंड बनकर के तैयार हुआ है। हालांकि इस बस स्टैंड को लगभग 2 साल में पूरा होना था, लेकिन कई कारणों के बाद में यह लगभग 3 बरस इसके पूरे हो चुके हैं और अब इसका जो लोकार्पण है वह होने जा रहा है और 8 तारीख को खुद प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव इसका लोकार्पण करने के लिए आ रहे हैं। अरुण जी, एक बड़ी सौगात शहर के लोगों को और एक नवीनतम बस स्टैंड। हालांकि 40 वर्षों तक उस पुराने बस स्टैंड से भी यहाँ पर लोगों को रोजगार मिला है, बसों का संचालन हुआ है, एक आवाजाही रही है, लेकिन नया भवन, नई उम्मीद, नया विकास। शाजापुर शहर की जान बस स्टैंड स्थान है हमारा। यहाँ पर आज से 40 वर्ष पहले बस स्टैंड का निर्माण हुआ था। लगातार बिल्डिंग जर्जर होती जा रही थी। हमने 2017 में माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब से हमने इस बस स्टैंड को नया बनाने का प्रस्ताव दिया। उसको उस समय स्वीकृत भी हुआ और करीब 7.5 करोड़ रुपए उस समय हमें प्रशासनिक स्वीकृति भी मिली। फिर पिछले 5 साल का थोड़ा सा हमारा कार्यकाल न होने के कारण से विकास की गति को रुकी, इसमें ये काम भी रुका। लेकिन फिर से जनता ने मुझे जिस प्रकार से आशीर्वाद दिया, फिर से उसको उस फाइल को मैंने निश्चित रूप से आगे बढ़ाया और व्यापारी भाइयों से बातचीत करते हुए सबने स्वेच्छा से अपनी दुकानों को खाली किया और बस स्टैंड को नया पुनर्निर्माण करने का बीड़ा उठाया। 7.5 करोड़ की राशि से आज ये संपूर्ण भवन बन चुका है। इसका लोकार्पण भी हम 8 तारीख को मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव जी के कर कमलों द्वारा करने जा रहे हैं और यहाँ के व्यापारियों को भी हमने दुकानों की चाबी पुनः उनको सौंप दी धनतेरस के दिन और वो अपना काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से जब भी शाजापुर में भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि अगर बनता है तो विकास दौड़ने लगता है और उसी दौड़ने में एक काम हमारा शाजापुर बस स्टैंड का भी है और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लेने वाले हैं। एक और नया बस स्टैंड हम बाईपास पे भी बनाने वाले हैं, उसका भी हमने प्रस्ताव सीएसओ को देखते हुए आदरणीय डॉक्टर मोहन जी यादव जी को दिया है ताकि अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे के नाम से उसका नाम रहेगा और उसके लिए ज़मीन भी हमने कलेक्टर महोदय से कहकर ज़मीन भी अलॉट हमने करा लिए। तो निश्चित रूप से यातायात हमारा सुविधापूर्वक हो, रेलवे का हो, बस का हो, निश्चित रूप से हम उसमें पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। मुझे याद है कि जब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी एक जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर के पहुंचे थे तो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे यहाँ पर उनकी एक सभा हुई थी। अब इसके लोकार्पण के लिए यहाँ पर डॉक्टर मोहन यादव पहुँचने वाले हैं। आपने शिवराज सिंह चौहान के साथ भी काम किया है और मोहन यादव के साथ भी आप लगातार काम कर रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं आप दोनों का जो कार्यकाल है और कितनी नज़दीकियां आपकी रही है? हालांकि शिवराज सिंह चौहान के आप बेहद करीबी माने जाते हैं और निश्चित तौर पर आपकी जो पार्टी के प्रति और जनप्रतिनिधि होने के नाते एक जो रुचि है, मोहन यादव के साथ भी वही तालमेल बिठा रहे हैं। लेकिन दोनों का अगर आकलन करें तो आप किस तरीके से देखते हैं? मैंने 13 से 18 के बीच में तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब के साथ भी विकास की गाथा लिखने में महत्वपूर्ण भूमिका उनके माध्यम से की है। जिस प्रकार का सोच उनका विकास के लिए, निश्चित रूप से वही सोच और कहीं उससे ज़्यादा वर्तमान के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन जी यादव जी की तड़प भी है
और विशेषकर वो तड़प इसलिए भी है कि हमारे उज्जैन संभाग के क्षेत्र के हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनका अपना संभाग है और हमने छात्र राजनीति में, कॉलेज की राजनीति में हमने निश्चित रूप से उनके साथ कदम से कदम मिलाकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के रूप में उनके साथ हमने काम किया है। हमें उसका लाभ भी मिल रहा है और साथ में उनकी जो तड़प है विकास की, आप देख रहे हैं अभी दिन रात भग रहे हैं। आज निवेशकों के से निवेदन कर रहे हैं कि वे हमारे मध्य प्रदेश में आए, विकास की नई गाथाओं को लिखें। बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ाने की प्रेरणा माननीय मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब के उन्होंने प्रेरणा स्रोत भी माना है विकास के रूप में। और उन्होंने कई बार अपनी मंचों से इसकी घोषणा बातें भी कही जनता के बीच में कि मेरे लिए तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो पूर्व है वो मेरे लिए एक मॉडल है। कैसी सोच है विकास की, उसी की सोच के साथ मैं मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहता हूं और शाहजहाँपुर को निश्चित रूप से उनकी सौगात हमें मिलेगी। संगठन में साथ काम करना, लंबे समय तक काम करना, निष्ठा के साथ काम करना, ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पर आज फल प्राप्त दे रही है। उसी का परिणाम है कि मैं जो कागज़ लेके जाता हूँ कहीं ना कहीं मुझे सफलता प्राप्त होती है। निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होती है और जो कागज़ आप लेकर के जाते हो और एक लंबा अनुभव आपका राजनीति का रहा है, लेकिन इस राजनीति में आपका कई बार मन भी दुखा होगा, कई पीड़ाएं भी आपने सही होंगी। विपक्ष के लोगों ने तो निश्चित तौर पर एक जो राजनीति के दो पहलू होते हैं, हार और जीत, विपक्ष के लोगों से तो आपको पीड़ा मिली ही सही, लेकिन अपने लोगों ने भी आपको कम पीड़ा नहीं दी है। पिछले चुनाव में भी हमने देखा, संगठन स्तर पर भी हमने देखा। क्या कारण रहता है अरुण जी, क्या कुछ मानते हैं आप इन लोगों को? लेकिन जो एक बीजेपी का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आप उस मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं या कहीं ना कहीं, क्योंकि कहा जाता है, कई अवसरों पर देखा जाता है कि जब अगर व्यक्ति अगर पद पर पहुंच जाता है तो एक बदले की राजनीति, बदले की भावना उसमें जागृत हो जाती है। आप किस तरीके से देखते हैं उन लोगों को जो भाजपा के होकर भाजपा को और व्यक्तिगत तौर पर आपको नुकसान पहुंचाने में लगे थे? हम सब लोग सनातन धर्म में विश्वास करने वाले लोग हैं और हिंदू धर्म में हम विश्वास करते हैं और हिंदू धर्म में ही हम पैदा हुए हैं। और हिंदू धर्म के हमारे ग्रंथ है महाभारत और रामायण। अगर उनको अगर देखेंगे तो सुख भी वहीं मिलता है और दुख भी कहीं ना कहीं हमें परिवार से ही मिलता है। तो वो चाहे घर का हो, चाहे वो अपने संगठन का हो, तो संगठन में भी ये सब चीज़ें आती है। दुख भी आता, सुख भी आता, परेशानी भी आती है, ईर्ष्या भी रहती है, बहुत सारी चीज़ें रहती है जिसके कारण से व्यक्ति को इनका सबका सामना करना पड़ता है। लेकिन निष्ठा हमारे साथ है, लक्ष्य हमारा निर्धारित है और अगर अवसर मिला है तो उसकी परिश्रम करते हो, परिश्रम की पराकाष्ठा अगर हम करेंगे तो सफलता हमें मिलेगी। मेरा तो ये कहना, इस अवसर पर ईर्ष्या से किसी के रास्ते हम रोक नहीं सकते। लक्ष्य हमारा निर्धारित है तो निश्चित रूप से सफलता संगठन भी देता है और जनता भी हमें आशीर्वाद देती है। और ईश्वर की कृपा तो निश्चित रूप से मेरे ऊपर आज से नहीं है, बरसों से भीमावत परिवार पर ऊपर है। क्योंकि मैं भीमावत परिवार की अगर बात करूं तो सन 72 से मेरे पिताश्री को टिकट जनसंघ के समय मिली, 80 में मेरे काका श्री राजमल जी भीमावत को गुलाना से मिली। वो 3 बार मुझे संगठन ने अवसर दिया और 5 बार अगर हमें अवसर दिया है तो पार्टी ने के पास शायद मुझे पता नहीं कि हमने अपना प्रस्ताव रखा हो, पार्टी ने स्वयं ने तय किया है कि चुनाव तुम्हें लड़ना है। और शाहजहाँपुर सीट जब पिछले 13 में हम जब जीते थे तो उस समय तो एक अलग ही दृश्य था। जब उस समय के तत्कालीन संगठन के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने जब मुझसे कहा कि ये सीट कैसे निकलेगी, तो मैंने वो एक उदाहरण दिया था कि आप अगर इस सीट को 8 महीने पहले अगर तय कर देंगे, उसे कह देंगे अपने सर्वे के आधार पर, उसे कह देंगे कि आप चुनाव लड़ना है तो निश्चित रूप से सीट निकल सकती है। तो सौभाग्य मुझे ही मिला था और जब समय के पहले अगर मुझे बताया तो उसके बाद जब परिणाम आया तो 1965 वोट से भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल 20 वर्षों के बाद खिला था। तो निश्चित रूप से संगठन में प्रतिस्पर्धाएँ रहती है, प्रतिस्पर्धाएँ होना चाहिए, लेकिन संगठन के दायरे में होना चाहिए। और वही बातें सब दूर है और मैंने भी उसका सामना किया है और सफलता प्राप्त की है। जी, निश्चित तौर पर संगठन के चुनाव की आपने बात की, संगठनात्मक रचना की आपने बात की, आप जिला अध्यक्ष भी रहे हैं और आपने एक संगठन को चलाने का काम भी किया है।
आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी के संगठन के चुनाव होने हैं। शाजापुर जिला अध्यक्ष के तौर पर आप किसका चेहरा देखते हैं? क्योंकि दावेदार कई हैं, क्या रिपीट होगा या नया चेहरा शाजापुर जिले को भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? जहाँ तक संगठन के चुनाव की चर्चा है, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार एक अलग थीम से काम कर रही संगठन में। जब चुनाव शब्द आता है, निर्वाचन शब्द आता है, तो प्रतिस्पर्धाएं आती है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने इसका नाम जो दिया है, उससे भाव पैदा होता है संगठन का, परिवार का, संगठन पर्व। अब संगठन पर्व जब हमारे मुंह से शब्द निकलते हैं तो एक भावात्मक निकलते हैं, परिवारवाद वाला निकलता, परिवार वाला भाव निकलता है। और ये परिवार के बीच के दायित्व का है। तो पार्टी के अपने सब स्तर हैं, बातचीत करने के बाद एक अच्छा निर्णय करती है, वो सदा हमेशा से होता आया है। इस बार भी पार्टी सामंजस्यता के साथ सबसे बातचीत करने के बाद निर्णय लेगी, चाहे वो जिला अध्यक्ष का हो, चाहे वो मंडल अध्यक्ष का हो, चाहे हमारे शक्ति केंद्र के, मतदान केंद्र के भी चुनाव हो चुके हैं। मतदान केंद्र पे भी सब ने बैठकर सबसे बातचीत करके हमारे मतदान केंद्र के अध्यक्ष, महामंत्री का चुनाव हो चुका है। मंडल के चुनाव हमारे 15 तारीख तक होने वाले हैं, फिर 30 तारीख तक हमारे जिले के चुनाव होने वाले हैं। सामूहिकता के से ही निश्चित रूप से बातचीत करके एक जायजा पर बैठकर ही निर्णय होंगे। जब विकास का रथ आगे बढ़ता है तो निश्चित तौर पर रोजगार के द्वार भी खुलते हैं। रोजगार की एक बड़ी मांग है जिला मुख्यालय पर। यहाँ के जो युवा हैं रोजगार की तलाश में बाहर जाते हैं। ऐसे में स्वयं के गृह क्षेत्र में ही रोजगार किस तरीके से पैदा किए जाएं, क्या कुछ प्लानिंग है आपके पास में इसको लेकर? शाजापुर एक धार्मिक नगरी है और निश्चित रूप से यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी संभावना है और यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र में हम बहुत पिछड़े हुए हैं। शाजापुर ज़िले का एक हमारा अंग है मक्सी, जो आज से 30 साल 40 साल पहले औद्योगिक क्षेत्र था। वहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ थी, लेकिन समय के काल से यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण से, रोड ठीक नहीं होने के कारण से, परिवहन की सुविधा न होने के कारण से, रेलवे का ट्रैक जो हमारा है ये डबल नहीं था, उसके कारण से सारे उद्योग हमारे बंद हो चुके थे। लेकिन मध्य प्रदेश पिछले 2003 के बाद से मध्य प्रदेश परिवर्तन दिखा है। रोड के मामले में, पानी के मामले में, बिजली के मामले में, हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश बहुत अग्रणी भूमिका में। इसके कारण से औद्योगिक निवेश भी जो हमारा तेज़ गति से बढ़ा, तो मक्सी फिर से हमारा पुनर्जीवन हुआ है। मक्सी में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लग गई है, बियर की फैक्ट्री लग गई है, दूध से संबंधित 3-4 फैक्ट्रियाँ हैं। और जो हमारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी वो पुनर्जीवन की ओर आगे बढ़ रही है। और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन जी यादव जी का तो ध्यान बहुत तेज़ गति से औद्योगिक क्षेत्र पे गया है और हमने 200 बीघा ज़मीन को डेवलप भी किया है, उसमें रोड बनाने का काम किया है। भैरू डुंगरी के पास में, भदोनी और खेरखेड़ी के पास में, वहाँ 200 प्लाट हम करीब 1-2 महीने में हम उसमें रोड भी बन जाएगा। बिजली, पानी, नर्मदा का पानी जो आ रहा है वहाँ भी हम पानी दे रहे हैं। बिजली का काम हो जाएगा तो बिजली, पानी और सड़क हो जाएगी। उसके बाद प्लाटों का निर्धारण करते हुए ऑनलाइन व्यवस्था जो है वो देने का काम करें। उससे लगता है कि आने वाले 1 साल में करीब 200 छोटे छोटे उद्योग निश्चित रूप से शाजापुर में लगेंगे। उससे बेरोजगारी भी समाप्त होगी, यहाँ के नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। साथ ही हमने मक्सी को भी एक केंद्र बनाया है, वहाँ भी काम चल रहा है। वहाँ भी हम 200 प्लाट का ब्लॉक बना रहे हैं। वहाँ भी 200 हमारे उद्योग अगर लगेंगे तो 400-500 उद्योग अगर शाजापुर में लग जाएंगे तो यहाँ के बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा और यहाँ की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और यही मेरा यहाँ का अभी कल प्रथम लक्ष्य ये है कि यहाँ छोटे उद्योग लग जाए ताकि यहाँ के रोजगार, नवयुवकों को रोजगार मिल जाए, ये मेरा ध्येय है। निश्चित रूप से अरुण भीमावत का एक ध्येय है कि यहाँ के लोगों को रोजगार यहीं मिले, उन्हें रोजगार की तलाश में बाहर न जाना पड़े। लगातार आप हमारे साथ देख रहे हैं शाजापुर के सारथी, आप बने रहिए, यह कार्रवाई यूं ही जारी है। अब बात करेंगे शिक्षा और स्वास्थ्य की लगातार इस कार्यक्रम में। तो लगातार आप टीम टाइम मीडिया सिटी हलचल के साथ खास कार्यक्रम देख रहे हैं। शाजापुर के सारथी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक अरुण भीमावत। 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है विधानसभा चुनाव के परिणाम आए को
बीते साल 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम सामने आए तो और भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक जीत के साथ में अपना कमल खिलाया था और कांग्रेस को पटकनी देते हुए लगभग 163 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया था। इसी के साथ शाजापुर विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अरुण भीमावत ने कांग्रेस के हुकुम सिंह कराड़ा को 28 वोटों से पराजित करते हुए यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की जीत को हासिल किया था। और उसके बाद से ही अरुण भीमावत लगातार विधानसभा में विकास का रथ लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और इस विकास के रथ में सबसे ऊपर उन्होंने रखा है धर्म के क्षेत्र में लगातार विकास को। चाहे मां राजराजेश्वरी का दरबार हो या फिर नई सड़क स्थित यह भूतेश्वर महादेव का मंदिर हो या फिर अति प्राचीन श्री राम मंदिर, इन्हीं के साथ में आसपास के क्षेत्रों में भी लगातार जीर्ण शीर्ण हो चुके धार्मिक स्थलों को लेकर के भी अरुण भीमावत लगातार काम कर रहे हैं। और इस वक्त ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यह नई सड़क स्थित श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर की है, जहां पर लगातार कार्य किया जा रहा है और इसका नवनिर्माण भी किया जा रहा है। और आज टीम टाइम मीडिया सिटी हलचल के साथ शाजापुर के सारथी के रूप में खुद अरुण भीमावत निकले हैं, शहर के अलग अलग हिस्सों में पहुंच कर के विकास की जानकारियां दे रहे हैं और लगातार इस विकास में सर्वोपरि उन्होंने रखा है धर्म को, सनातन धर्म को, और सनातन धर्म की धर्म ध्वजा फहराते हुए लगातार इस धार्मिक क्षेत्र में वे लगातार नवाचार कर रहे हैं, जीर्णोद्धार कर रहे हैं। अरुण जी, श्री भूतेश्वर महादेव का यह मंदिर है, यह परिसर है, कई वर्षों पुराना यह मंदिर है और अपने नवनिर्माण की राह देख रहा था, लेकिन सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ और आपने इसकी भी अपने तमाम लोगों के साथ, सनातन धर्म के साथ इसकी नींव रखी और आज एक नया रूप लेता हुआ है बाबा महादेव का भूतेश्वर महादेव मंदिर। शाजापुर नई सड़क पर बहुत प्राचीन मंदिर हमारा भूतेश्वर महादेव मंदिर, जो एक अति जीर्ण अवस्था में हो चुका था, लंबे समय के बाद चर्चा में आया और फिर उसके बाद हमने इसका बीड़ा उठाया निर्माण करने का और पुनर्निर्माण की गाथा ये चली रही है। सबसे बड़ी बात इस मंदिर के निर्माण में हमारे वरिष्ठ आशीर्वाद दाता सूरजमल जी सांकलिया जी, जो आज हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने लंबे समय तक इस चीज़ को कि यहाँ पर मंदिर अच्छा बन जाए इसकी चिंता भी थी और मुझे बुलाकर कहा भी था। मैंने जब बीड़ा उठाया तो जनता सामने निकल कर आई कि इसके निर्माण में हमारी भूमिका क्या। तो यहाँ के रहने वाले व्यापारी भाइयों ने और विशेषकर 4-5 जने की टीम जिन्होंने इस मंदिर के पुनर्निर्माण का बीड़ा उठाया और उसमें 8 से 10 लाख रुपए जन भागीदारी से हुए। जो स्ट्रक्चर अभी जो खड़ा हुआ है जन भागीदारी से खड़ा हुआ है, 10 लाख का जो काम होने वाला है और वो तो अभी विधायक निधि से मैंने 10 लाख रुपए दिए नगर पालिका को, उसके बाद ये काम प्रारंभ। लेकिन सामूहिकता जन भागीदारी इस मंदिर में निश्चित रूप से है और इसमें बहुत खुशी का अवसर भी है कि भूतेश्वर मंदिर एक ऐसा पॉइंट है जो एक मर्म है और मर्म में के स्थान पर निश्चित रूप से, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जो गुफा सामने दिखाई दे रही है इधर, हमारे शिव जी जो महादेव ऊपर हैं वो एक समय इस गुफा में बैठे हुए थे, यहाँ पर पूजा अर्चना होती थी, पर किसी कारण से महादेव जी का ऊपर स्थान आया है। लेकिन अब जब पुनर्निर्माण कर रहे हैं तो महादेव जी पुनः उस स्थान पर विराजित होंगे, यहाँ पूजा अर्चना होगी और निश्चित रूप से धार्मिक क्षेत्र में काम करना का सौभाग्य मुझे मिल रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। निश्चित तौर पर यह मंदिर कितना प्राचीन है उसकी गवाही यह गुफा दे रही है, क्योंकि पुराने समय में अगर हम देखते हैं, चाहे हम शाजापुर शहर के ही पांडुखो स्थित भगवान शिव के मंदिर को देखें तो गुफा में देवादिदेव महादेव भगवान आशुतोष शिव विराजमान है। ऐसे ही शाजापुर जिले में और अन्य क्षेत्रों में भी लगातार गुफाओं में भगवान शिव का यह धाम था, लेकिन वर्तमान समय में यहाँ पर कई तरह के नित्य नियमों को मानने वाले दर्शनार्थी यहाँ पर पहुँचते थे। यहाँ पर समय के साथ इस गुफा पर यहाँ पर जो अतिक्रमण कर लिया गया था उसको भी यहाँ पर अरुण भीमावत के हस्तक्षेप के बाद में यहाँ से हटाया गया और एक जो पुरानी गुफा थी वह निकल कर सामने आई।
अरुण जी, कई जनप्रतिनिधि आए, कई गए, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया। यहाँ के बारे में आपको क्या कुछ यहाँ से जानकारियाँ मिली थी और क्यों आपको लगा कि यहाँ का जीर्णोद्धार होना चाहिए, और उस जीर्णोद्धार के बाद जो गुफा सामने आई और अब जो उसका जो नवनिर्माण यहाँ पर हो रहा है? क्योंकि मैं ही पड़ोस में रहता हूँ। हमारे पिताश्री भी उस कई बार जब चर्चा होती तो कहते थे कि ये एक पुराना मंदिर है और यहाँ पर हम जब दर्शन करने के लिए बचपन में आते तो हम सीधे नीचे जाते थे। तो बात मेरे मन में थी, जब अवसर आया, और कहते ना जब अवसर आता है सब काम सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। और जब मित्रों से हमने जब से बात करी और फिर हमने मनोज पुरोहित जी से विषय लाए, तो मनोज पुरोहित जी ने स्वयं ने कहा कि इसका बीड़ा की जवाबदारी मुझे दो, मैं जनता के बीच में जाऊंगा। और मुझे खुशी है कि जनता ने उनका साथ दिया और पूरी टीम ने आज ये निर्माण जो अभी वर्तमान तक हुआ है जन भागीदारी से हुआ है। और हम अगर जीवन में आए और हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं तो हमारा आराध्य देव के स्थान को तो जिस प्रकार से हमारा मकान को हम व्यवस्थित बनाते हैं तो हमारा आराध्य देव के स्थानों को हम क्यों नहीं करेंगे। और यही देश के प्रधानमंत्री जी का भी सपना है और यही भारतीय जनता पार्टी का सपना है और यही मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन जी यादव जी का भी सपना है। और उनका भी विज़न है कि हमारे देवालय हैं वो सुंदर बने, मजबूत बने और उनका आस्था का केंद्र बने, ये निश्चित रूप से हमारे टारगेट में भी है। चलिए अरुण जी, यह तो बात हुई भूतेश्वर महादेव की, जहाँ पर त्रिभुवन के स्वामी भगवान शिव विराजमान है। अरुण भीमावत का ही गृह क्षेत्र में यह मंदिर आता है और एक ऐसा ही मंदिर सनातन के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भी आता है, जो कई वर्षों से अपने जीर्ण शीर्ण होने पर था। लेकिन अरुण भीमावत ने उस अति प्राचीन श्री राम मंदिर के नवनिर्माण का बीड़ा उठाया और विगत दिनों यहाँ पर 1008 महामंडलेश्वर श्री उत्तम स्वामी जी महाराज के कर कमलों से उसकी आधारशिला रखी गई। आपको वहाँ की भी तस्वीर दिखाते हैं और वहाँ की भी जानकारी लेते हैं कि किस तरीके से आने वाले दिनों में भगवान श्री राम का एक भव्य दरबार शहर को मिलने जा रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए शाजापुर के साथ। तो लगातार शाजापुर के सारथी में लगातार अरुण भीमावत के साथ टीम टाइम मीडिया सिटी हलचल भ्रमण कर रही है और शाजापुर में बीते एक वर्ष में क्या कुछ विकास हुए हैं इनका अवलोकन करके भी सीधा आप तक पहुंचाने का काम कर रही है। साथ ही ये जानने की भी कोशिश कर रहे हैं कि जो आने वाले 4 बरस हैं उसमें क्या कुछ प्लानिंग है शाजापुर के विकास के लिए, शाजापुर के उत्थान के लिए। और इस वक्त जहां हम मौजूद हैं ये शाजापुर के नीमवाड़ी स्थित अति प्राचीन श्री राम मंदिर है। पिछले दिनों इस मंदिर का शिलान्यास महामंडलेश्वर 1008 श्री उत्तम स्वामी जी महाराज और तमाम वरिष्ठ और जनप्रतिनिधियों के मौजूदगी के बीच हुआ था और अरुण भीमावत ने इसके भी जीर्णोद्धार का बीड़ा उठाया और लगातार यहाँ पर अब काम का अवलोकन और उसकी देखरेख के लिए लगातार यहाँ पर पहुँचते हैं। अरुण जी, अति प्राचीन श्री राम मंदिर है, इसके नवनिर्माण की कल्पना किस तरीके से आपके जहन में आई और आने वाले समय में लगभग कितने बरस में यह भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है और कब से यहाँ पर जो श्री राम के जो सनातन प्रेमी जो भक्त हैं अपने आराध्य के दर्शन पा सकेंगे? मैं जब भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष बना उस समय यहाँ पर मंदिर, राम जी का मंदिर एक छोटा सा मंदिर था है। सारे दर्शनार्थी मोहल्ले के यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते थे, पूजा पाठ सुबह। मुझे एक धर्म प्रेमी बंधु हेमेंद्र व्यास जी मिले। उन्होंने कहा कि राम मंदिर अति प्राचीन, मुझे भी पता था लेकिन उन्होंने उस समय बोला अति प्राचीन मंदिर, इसकी जीर्ण अवस्था जो हो चुकी है, जर्जर हो चुका है, इसका पुनर्निर्माण होना चाहिए। लेकिन इसके एक भाग में न्यायालयीन प्रक्रिया में है और इसकी ज़मीन भी बहुत है। तो हमने 2014 में मैंने एक विधानसभा में प्रश्न लगाया कि हमारा श्री राम मंदिर कहाँ स्थित है और इसकी कहाँ ज़मीन है। तो उस पटल पर जब हमारे सामने जब कागज़ आए तो उसमें ध्यान में आया कि भगवान श्री राम जी का हम भव्य मंदिर बना सकते हैं, इसकी ज़मीन बहुत है
और एक पार्ट में न्यायालयीन प्रक्रिया है केवल, उसको छोड़ के हम इसको मंदिर का निर्माण कर सकते हैं। फिर मैंने अभी अवसर मिला तो डॉक्टर मोहन जी यादव जी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि मैं एक भव्य मंदिर बनाना चाहता हूँ श्री राम जी का। तो ये चर्चा जब राम जी के मंदिर की पूरे अयोध्या में बात हो रही थी, उसी समय की ये चर्चा मैंने उनको डाली थी। उन्होंने कहा जब अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है तो शाहजहाँपुर के निमवाड़े में भी राम मंदिर का निर्माण होगा। उन्होंने मुझे 72 लाख रुपए उसी समय स्वीकृत कर दिए और आज उसका भूमि पूजन अभी 8-10 दिन पहले हमने महामंडलेश्वर 1008 संत श्री उत्तम स्वामी जी महाराज जी के कर कमलों द्वारा यहाँ पर किया है। तो ये प्रेरणा निश्चित रूप से भक्तजनों से ही मिली है और मुझे खुशी है कि आज हम निर्माण का काम यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है। ऐसे बहुत सारे स्थान हैं शाहजहाँपुर विधानसभा क्षेत्र में जिसको मैंने हाथ में लिया है। राजराजेश्वरी भी उसमें, राजराजेश्वरी मंदिर भी है, श्री राम मंदिर भी है, गिरवर का हनुमान मंदिर भी है, एबी रोड का फूलखेड़ी हनुमान मंदिर भी है और सबसे महत्वपूर्ण अपना भैरव डूंगरी का विकास की गाथा भी लिखने जा रहे हैं। वो भी 8.5 करोड़ रुपए हमें स्वीकृत हो रहे हैं विकास के लिए। फूलखेड़ी हनुमान मंदिर के लिए हम 50 लाख रुपए की राशि का प्रावधान कर रहे हैं। शाहजहाँपुर विधानसभा क्षेत्र में करीब 18 मंदिर, जिसमें गोपचंद जी महाराज जी का मंदिर भी है, साप्टी का, हमने बूमतलाई माता जी के मंदिर को लिया। झरनेश्वर मंदिर भी हमारे मन मस्तिष्क में, वहाँ भी हमने रोड बनाने के लिए अभी 70 लाख 1 करोड़ रुपए करीब उसको स्वीकृत किए हैं। वहाँ के जीर्णोद्धार के लिए राशि हम बहुत सारी पर कुल मिलाकर शाहजहाँपुर क्षेत्र जिसे कहते हैं हम धार्मिक नगरी, तो यहाँ के देवालयों का जीर्णोद्धार होना और नए नवनिर्माण करना मेरा दायित्व है और मैं निश्चित रूप से उसमें खरा उतरने का प्रयास कर रहा हूँ। साथ ही इसी बीच में मुझे ध्यान में आया क्या वो शाहजहाँपुर में एक समय था जब अखाड़े हमारे बहुत जोर शोर से निकलते थे, लेकिन पिछले 10-15 वर्षों से जो स्थिति सामने आ रही थी कि 1 या 2 अखाड़े हमारे निकल रहे हैं डोल 11 के दिन। और डोल 11 के दिन तो मुझे जीवन भर अभी याद रहेगा ही सही कि डोल 11 के एक जुलूस में मैं था और मुझे वहीं घोषणा हुई थी कि 2023 में आपको फिर से शाहजहाँपुर विधानसभा में कमल का फूल दिया जा रहा है। उसकी सूचना मुझे वहाँ प्राप्त हुई थी। तो मुझे ध्यान में आया कि अब अखाड़ों का निश्चित रूप से यहाँ पर बढ़ोतरी होना चाहिए। तो सर्व हिंदू समिति ने मुझसे निवेदन भी किया और उनके माध्यम से मैंने 25 हज़ार रुपये की राशि जो अखाड़ा निकालेगा उसको मैंने देने का काम किया। तो ध्यान में आया कि 20 अखाड़े इस शाहजहाँपुर के धरती पर निकलकर फिर से प्रारंभ हुए और ये चेतना जब गांव में गई तो मोटा से 4 बालिका मेरे पास आती है कि हम भी अखाड़ा करना चाहते हैं। तो मैंने वहाँ पर 1 लाख रुपए की राशि का सामान अखाड़े के और दिए और वहाँ पे खेल का मैदान भी मैंने एक स्वीकृत 5 बीघा खेल का मैदान भी स्वीकृत कर दिया। इस प्रकार से एक जन चेतना प्रारंभ हुई है। सनातन धर्म की बीड़ा उठाने का काम जब नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं, शिवराज सिंह जी ने करा, डॉक्टर मोहन जी यादव जी करा, शाहजहाँपुर में अरुण भीमावत भी सनातन धर्म के झंडे को ऊंचा रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सारे देवालयों को करेंगे और मेरा साथ दे रहे हैं क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय महेंद्र सिंह जी सोलंकी जी। निश्चित रूप से जहां स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के विकास को लेकर के अरुण भीमावत आगे बढ़ रहे हैं, तो सबसे ऊपर धार्मिक क्षेत्रों में किस तरीके से विकास हो इसको लेकर के वे काम कर रहे हैं। और चाहे जिला मुख्यालय का माँ राजराजेश्वरी का दरबार हो या फिर मोहल्लों में स्थित ये मंदिर हो, इनके उत्थान के लिए और इनके जीर्णोद्धार के लिए लगातार अरुण भीमावत काम कर रहे हैं और उन्हीं के कामों की आज एक खास कवरेज शाहजहाँपुर के सारथी के रूप में हम आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और अब इसके समापन की ओर हम बढ़ेंगे और पहुंचेंगे टीम टाइम मीडिया सिटी हलचल के कार्यालय पर, जहां से लगातार आपको पूरी टीम आप तक हर कवरेज पहुंचाने का काम करती है। वहां पर पूरी टीम क्षेत्रीय विधायक अरुण भीमावत का इंतज़ार कर रही है, उनके स्वागत का इंतज़ार कर रही है। चूँकि 3 दिसंबर का दिन है और 3 दिसंबर 2023 का वह दिन था जब विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आए थे और अरुण भीमावत पर मतदाताओं ने भरोसा जताया था। 2024 से 1 बरस पूर्ण हो चुका और इस 1 बरस पूर्ण होने के अवसर पर टीम टाइम मीडिया सिटी हलचल लगातार कवरेज कर रही है और शाहजहाँपुर के सारथी से जान रही है क्या कुछ अभी तक विकास हुआ है और आने वाले समय में कितना विकास और होगा। निरंतर आप मेरे साथ देखते रहिए शाहजहाँपुर के सारथी। तो लगातार टीम टाइम मीडिया और सिटी हलचल की खास पेशकश में आप देख रहे हैं शाहजहाँपुर के सारथी और मेरे साथ में मौजूद हैं शाहजहाँपुर के सारथी अरुण भीमावत।
शाहजहाँपुर के अलग अलग हिस्सों से हम आप तक ये तस्वीर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। शाहजहाँपुर में किस तरीके से चहुमुखी विकास की एक योजना को बना करके अरुण भीमावत इस विकास के रथ को आगे बढ़ा रहे हैं, इसी पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, या फिर स्वास्थ्य हो, या शिक्षा, या फिर हो रोजगार, और इसी के साथ में विकास की नई इबारत को लगातार लिख रहे हैं अरुण भीमावत। और इसी के कार्यक्रम में आने वाली 8 तारीख को शाहजहाँपुर के बस स्टैंड का लोकार्पण होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन करने खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंच रहे हैं। और इस वक्त शाहजहाँपुर की सड़कों पर मेरे साथ में अरुण भीमावत कभी इसी सड़कों से गुजरे हैं, चूँकि उनका गृह क्षेत्र है, बचपन उनका यहाँ बीता है, लेकिन इसी नई सड़क के क्षेत्र पे मतदाताओं के बीच पहुँचे थे और मतदाताओं ने भरोसा जताया था और विधानसभा में पहुँचाया और कहा कि आप हमारे सारथी हैं, इस रथ को आगे बढ़ाइए और विकास की नई गंगा हमारे क्षेत्र में लेकर के आइए। अरुण जी, एक बार फिर से इसी सड़क पर समय मुझे याद है कवर करा था आपको टीम टाइम मीडिया ने। ध्यान आया मुझे कि आपने इसी सड़क पर मुझसे शाहजहाँपुर के बारे में पूछताछ की थी। आज मैं फिर कह रहा हूँ कि जो अवसर मुझे आज मिला है, 3 दिसंबर को जिस प्रकार से मुझे जनता ने फिर से आशीर्वाद दिया है, तो शाहजहाँपुर की जनता को मैंने एक विश्वास दिलाया था। और मैंने 13 से 18 के बीच में 4 साल लगातार शाहजहाँपुर के पीने के पानी की व्यवस्था मुझे करना है, जो कभी 2 दिन में 1 दिन नल आता था। मैंने कहा था कि लखुंदर का पानी हम शाहजहाँपुर को लेकर आएंगे। उसके लिए मैंने यात्रा भी निकाली और यात्रा निकालने के उपरांत मुझे जो शक्ति मिली, और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने तत्कालीन नर्मदा काली सिंध परियोजना के माध्यम से शाहजहाँपुर विधानसभा में पीने की पानी की व्यवस्था भी और खेत के लिए पानी की व्यवस्था भी करने का काम किया। 4,400 करोड़ की लागत से जो योजना आ रही है, उसमें निश्चित रूप से यहाँ पर शहर के लिए पीने के पानी की व्यवस्था भी हम करेंगे। अब शाहजहाँपुर शहरवासियों को कोई परेशानी पीने के पानी की नहीं आएगी। निश्चित रूप से ये मध्य प्रदेश की सरकार है, डॉक्टर मोहन जी यादव जी की सरकार है। रही बात शाहजहाँपुर की सड़कों की, जब बात आती है तो आपने देखा होगा जब मेरे टिकट की घोषणा हुई, उसके पहले आचार संहिता लगने वाली थी। उसी समय मैंने इसी रोड का डामरीकरण के लिए नई राशि स्वीकृत कराकर सरकार से पूरा डामरीकरण का काम किया था। वहीं हमने घाट बनाने का भी काम किया। नगर में चिलन नदी है, वहाँ पे हमने घाट बनाकर एक नए पार्क का निर्माण भी किया। रही बात यहाँ पे एक पार्क की आवश्यकता है शाहजहाँपुर शहर में, अगर हमारे मेहमान आए तो 4-5 घंटे बिताए कहाँ, तो उसके लिए हमने भैरव डूंगरी के विकास की बातें कर रहे हैं। और वहाँ पे 8.5 करोड़ की लागत से निश्चित रूप से वहाँ का भैरव डूंगरी के मंदिर का भी निर्माण होगा। तो वहाँ पर पर्यटन के रूप में हम उसको ले रहे हैं, ताकि कोई भी शाहजहाँपुर में यहाँ पर कोई आए परिवार के साथ तो 4-5-6 घंटे वहाँ पर आनंद से बिताए। इस प्रकार की व्यवस्था हम शाहजहाँपुर में करने जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब शाहजहाँपुर के सारथी टीम टाइम मीडिया और सिटी हलचल के कार्यालय पहुंचे हैं। स्वागत है भाई साहब आपका, और निरंतर मेरे साथ आप देखिए शाहजहाँपुर के सारथी टीम टाइम मीडिया और सिटी हलचल का यह खास कार्यक्रम। तो लगातार आप टीम टाइम मीडिया सिटी हलचल के साथ देख रहे हैं शाहजहाँपुर के सारथी यानी कि अरुण भीमावत। और शहर के अलग अलग हिस्सों से गुजरते हुए शाहजहाँपुर के सारथी अरुण भीमावत अब आ पहुंचे हैं टीम टाइम मीडिया सिटी हलचल के कार्यालय। टीम टाइम मीडिया यानी कि जनता की आवाज़, और जनता की आवाज़ बनकर के टीम टाइम मीडिया लगातार सड़कों पर उतरती है और यह जानने की कोशिश करती है कि जनता के दुख दर्द किस तरीके से हैं, और जनता की आवाज़ बनकर के जनप्रतिनिधियों के बीच तक पहुंचाती है। और तमाम धरातल पर योजनाएं जो शासन के द्वारा चलाई जाती हैं उनको भी जनता तक पहुंचाने का काम करती है। चाहे सामाजिक हो, धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो या अन्य पहलू, टीम टाइम मीडिया और सिटी हलचल की पूरी टीम लगातार आप तक हर तस्वीर, हर खबर सबसे पहले निष्पक्ष और निडर और निर्भीक होकर पहुंचाने का काम करती है। 3 दिसंबर 2023 की भी तस्वीर आपको याद है, जब टाइम मीडिया ने सबसे पहले आप तक भारतीय जनता पार्टी अरुण भीमावत की जीत की खबर पहुंचाई थी।
लगातार हमारी टीम सीधा प्रसारण करके आप तक हर तस्वीर, हर आंकड़े पहुंचाने का काम कर रही थी। टीम टाइम मीडिया आपके दम पर, आपके विश्वास पर लगातार आगे बढ़ रही है और आपकी आवाज बनकर शाजापुर के सारथी से पूछ रही है कि कितना विकास हुआ है और साहब कितना विकास और करेंगे। शाजापुर के टाइम मीडिया कार्यालय पर इस वक्त मौजूद है अरुण भीमावत। अरुण जी, लगातार कारवां बढ़ रहा है, शाजापुर के सारथी आप हैं। धर्म का क्षेत्र हो गया, रोजगार का क्षेत्र हो गया, सड़कों का जाल भी आपने बिछा दिया, लेकिन स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को लेकर के हमेशा एक विवाद रहा है, एक मांग रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने किस तरीके से सौगातें दी हैं और कई लोग ऐसे हैं जो अपनी पीड़ाओं को लेकर के आपके पास पहुंचते हैं, शासन के दरवाजे पर पहुंचते हैं, वहां से स्वेच्छानुदान के रूप में किस तरीके से सरकार ने उनकी मदद की है? शाजापुर विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर निश्चित रूप से जो आवश्यकताएं थी, उसमें कुछ हद तक तो मैं 13 से 18 के कार्यकाल में शिरकत कराने में सफल हुआ था, लेकिन उसके बाद 5 साल के अंतराल के बाद फिर से मुझे आज जनता ने अवसर दिया है और 1 साल पूर्ण होने पर निश्चित रूप से मैंने अपने विजन डॉक्यूमेंट में स्वास्थ्य सेवाओं को उच्च स्थान पर रखा है। जिला चिकित्सालय में जो मध्य प्रदेश शासन की योजना के अंतर्गत जितने भी हमारी सुविधा देने का काम था, चाहे वो लैब के माध्यम से हो, चाहे डॉक्टरों की कमी थी, उसको पूर्ण करने का काम मैंने किया है। जहाँ आज हमारे जिला चिकित्सालय में डॉक्टर इन साल भर में निश्चित रूप से आ चुके हैं। हर क्षेत्र के डॉक्टर हमारे पास उपलब्ध हैं। साथ ही हमारी जो लैब है वो किसी भी प्राइवेट अस्पताल से बेहतर है। यहाँ पर कम राशि में आदमी की जांच सुविधा उपलब्ध हो जाती है और जो निःशुल्क के पात्र हैं उनको तत्काल निःशुल्क सेवाएं प्राप्त कर दी जाती है। रही बात यहाँ पर और भी आवश्यकता है, तो मोहन बोरदिया क्षेत्र में जो हमारा अस्पताल है, सामुदायिक केंद्र है, उसको निश्चित वहाँ पर कहीं ना कहीं एक्सरे की मशीन की आवश्यकता है। कुछ उपकरणों की आवश्यकता मुझे प्रस्ताव मिले हैं। आने वाले समय में मैं निश्चित रूप से उसमें भी वहाँ पर भी ये सब संसाधन उपलब्ध कराऊंगा। लेकिन आज बड़ौदिया भी हमारा अस्पताल बहुत व्यवस्थित चल रहा है, डॉक्टर व्यवस्थित है और वहाँ का ओपीडी भी हमारी संतोषजनक है। हमारा मक्सी क्षेत्र है, वहाँ हमारा सामुदायिक केंद्र है, उसको भी हमने सिविल अस्पताल में करने का लिखा है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इसको स्वीकृति भी दी है। वो शायद आने वाले समय में सिंहस्थ के पहले मक्सी में सिविल अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा, इसे मुझे विश्वास है। जहाँ तक शाजापुर में स्वास्थ्य संबंधित एजुकेशन की आवश्यकता पड़ रही है, तो जिला मुख्यालय पर भारत शासन की गाइडलाइन भी है कि जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए। उसके लिए मैंने तत्कालीन कलेक्टर दिनेश जी जैन साहब से भी उस समय निवेदन किया था, पूर्व विधायक होने के नाते भी, कि सरकार की मंशा है तो हमें ज़मीन देखना चाहिए। उस समय हमने ज़मीन भी देखी थी, लेकिन अभी वर्तमान कलेक्टर साहब से जब चर्चा हुई तो उसमें हमने ज़मीन भी तय कर ली है। हमारे पास 100 बीघा ज़मीन है और प्रस्ताव बनकर हमारा फिर से तैयार हुआ है। आने वाले समय में हम निश्चित रूप से मेडिकल कॉलेज की सौगात जिला मुख्यालय पर देंगे, क्योंकि इसमें हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय महेंद्र सिंह सोलंकी जी ने भी मंशा जाहिर की है कि हमारे जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज की सौगात हमें देना है। मैं अभी 2 दिन पहले ही दिल्ली में हम दोनों ने मिलकर इस विषय पर चर्चा करते हुए संबंधित मंत्री से भी हम मिले हैं। रही बात छोटे छोटे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जो हमारे लिए मूल आधार है स्वास्थ्य सेवाओं का, तो ग्रामीण क्षेत्र को अगर जितनी सुविधा उनके घर पर जाकर दे सकते हैं, उनके क्षेत्र में जाकर दे सकते हैं, ताकि जिला चिकित्सालय पर वो नहीं आए, उसके लिए हमने उप स्वास्थ्य केंद्र बनाए हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर बनाए हैं। और अभी हमने जहाँ आवश्यकता थी, जैसे मंडोदा है, पनवाड़ी है, तिलावत गोविंद है, सिरोलिया है, ऐसे क्षेत्रों में जो बड़े गांव हैं, वहाँ पर अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुल जाएंगे, वहाँ पर अगर संबंधित कर्मचारी अधिक डॉक्टरगण वहाँ उपलब्ध हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उन क्षेत्रों को भी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। इस प्रकार से पूरे विधानसभा में हमने जाल बिछाया है और इस बार का जो मेरा कार्यकाल है पूरा प्लान के साथ है।
अभी तक मैंने पूरे विधानसभा का विजन डॉक्यूमेंट बनाकर रख लिया है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को मैं दे चुका हूँ कि मेरे एक साल में कौन से काम होना है, दूसरे साल में कौन से काम होना है, तीसरे साल में कौन से काम होना है, चौथे साल में कौन से काम होना है और पाँचवें साल में कौन से काम होना है। इस प्रकार का हमने एक सामूहिक बैठकर, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में काम करना हो, उनसे चर्चा करने के बाद मैंने शाहजहाँपुर को एक विजन दिया है। वो हर क्षेत्र में, चाहे अधूरा संरचना के उसमें ले लो, चाहे खेती के इसमें ले लो, चाहे कृषि के क्षेत्र में ले लो, स्वास्थ्य में ले लो, पीडब्ल्यूडी के क्षेत्र में ले लो, महिला बाल विकास विभाग को ले लो और जल संसाधन ले लो, पीएचई ले लो। हर क्षेत्र का हमने प्लान अप टू डेट बनाया और विशेषकर मैंने सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर जब धर्मशालाओं की आवश्यकता पड़ती है गाँव में, तो ध्यान में आता है कि वो बरसात के दिनों में कार्यक्रम नहीं हो पाते हैं। तो मैंने 35 गांव चयन किए हैं। 35 गांव में मैंने 20-20 लाख के बड़े टीन शेड 42 बाय 100 के खड़े करने का काम करने जा रहे हैं, ताकि वहाँ पर ब्याह शादी भी हो जाए, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो जाए। साथ में हम एक कमरा बनाने वाले ताकि सामान भी रखा जाए और साथ में हम 4 लेटरिन 4 बाथरूम भी बनाने वाले। पूरा एक प्रोजेक्ट हमने तय किया और उसमें 35 गाँव में हम लागू करने वाले हैं और 5 साल में हम निश्चित रूप से 100 गाँव में हम इस प्रकार की सुविधा देने का काम करेंगे। सेकंड चरण में हम दूसरा हाथ में लिया है हमने कि बड़े बड़े गाँव में क्या सीसीटीवी कैमरे लगा सकते हैं क्या अपराध को रोकने के लिए। तो उसका पहला उदाहरण हमने दिया मक्सी से। मक्सी में जब दंगे हुए थे तो निश्चित रूप से उस समय भी ध्यान में आया था, लेकिन अभी जो एक 2 मुस्लिम समुदाय के बीच में लड़ाई हुई और उसमें जो अफरा तफरी हुई, उसके बाद ध्यान में आया कि फिर मैंने प्रशासन के साथ बैठकर 77 कैमरे मैंने अपनी विधायक निधि से दिए वहाँ पे और तत्काल 3 दिन में हमने कैमरे लगाने का काम किया ताकि आपराधिक प्रवृत्तियाँ रुकेगी। ऐसे हमने बेरछा में प्लान कर रहे हैं, पनवाड़ी में प्लान कर रहे हैं, मोहन बड़ौदिया में प्लान कर रहे हैं। क्षेत्र के बड़े बड़े गाँव में हम अपराध को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम करेंगे। फिर अगले चरण में हम गाँव की चौपालों पर, जो गाँव के ग्रामीण जनों को बैठने के मंदिरों के पास कुर्सियाँ जिस प्रकार से अपन शमशान घाट में इसमें जब सार्वजनिक क्षेत्र में लगी रहती, वे भी हमने करीब 3000 कुर्सियाँ का प्लान किया है ताकि एक गांव, बड़े गांव में 20 कुर्सियाँ और छोटे गांव में 10 कुर्सियाँ, ऐसे हम वहाँ के नागरिकों को बैठने की सुविधा कर देने का भी काम करने का हमने प्लान किया और आने वाले समय में हम करने वाले हैं। साथ ही सबसे जो महत्वपूर्ण है, चोरी को रोकना। शाहजहाँपुर विधानसभा क्षेत्र लंबे समय से चोरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर मोटर चोरी, वायर चोरी, मोटरसाइकिल चोरी, ट्रैक्टर चोरी भी यहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ पर लंबे समय से हो रही थी। जिस प्रकार से मैंने 13 से 18 के बीच में चोरी रोकने का काम किया था, लेकिन 18 के बाद मुझे अवसर नहीं मिला, फिर से चोरियाँ बढ़ी। उस समय हमने रोकी थी पूरी ताकत के साथ। फिर से मैंने विजन बनाया है वापस कि चोरी को हमें रोकना है, इसलिए मैंने रेस्ट हाउस में एडिशनल एसपी साहब के साथ बैठकर सारे थाना प्रभारियों से के साथ एक बैठक भी की है और मैंने सख्त निर्देश किए हैं कि चोरी पर अंकुश तुरंत लगाया जाए। नामी गिरामी जितने भी चोर है उनको राउंड अप किया जाए और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं शाहजहाँपुर में फिर से वो वातावरण हम बनाने में सक्षम होंगे। और आने वाले समय में यहाँ से फिर से ट्रैक्टर में यहाँ पर एक सांकल, मतलब जब बांधने के लिए, चोरी न हो उसके लिए सांकल बांधने की प्रथा हो गई थी, उसको रोकने के लिए निश्चित रूप से मैं बड़ा चिंतित भी हूँ और आने वाले समय में हम चोरी रोकेंगे। स्वास्थ्य सेवाओं की जब बात आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से यहाँ भी आने वाले समय में हम मेडिकल कॉलेज भी खोलेंगे, नर्सिंग कॉलेज की भी सुविधा यहाँ पर आएगी और जिला चिकित्सालय निश्चित रूप से यहाँ पर, जिस प्रकार से कलेक्टर साहब और हमने जब चर्चा की है तो हमने एक प्लान भी किया है कि 6 महीने का हम जिला चिकित्सालय को कैसे ठीक करेंगे। तो प्लान में आया कि अधिकारियों को तय करें, हर दिन एक अधिकारी जिला चिकित्सालय में जाए, वहाँ क्या और क्या सुविधा मरीजों को दे सकते हैं इसका तैयार करें, निरीक्षण करें। कलेक्टर भी लगातार उसमें लगे हुए हैं और मैं अभी 2 महीने बाद फिर से उसकी निरीक्षण करते हुए जो आवश्यकता है उसको पूरी हम जिला चिकित्सालय में पूर्ति करेंगे। जहाँ तक डायलिसिस का है, यहाँ पर हम 3 मशीन लगा चुके हैं और सिटी स्कैन मशीन भी यहाँ पर लगा चुके हैं और शासन की मंशा भी है कि जिला चिकित्सालय में MRI मशीन अगर मिल जाती है तो यहाँ के मरीजों को कम राशि में MRI के टेस्ट होने की सुविधा यहाँ मिलने लगेगी। उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय राजेंद्र जी शुक्ला जी ने मुझे विश्वास दिलाया है कि
मापदंड में भी जिला चिकित्सालय में MRI मशीन लगाए, तो उसमें पहली प्राथमिकता में शाहजहाँपुर को लेंगे। इस प्रकार से पूरा विकास का मॉडल हमने शाहजहाँपुर विजन डॉक्यूमेंट में समायोजित किया है। मुझे विश्वास है मेरे नेता, मेरे संगठन पर, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन जी यादव जी पर, जिन्होंने विश्वास दिलाया है कि इस 28 वोट को, जो 28 वोट की जो जीत है, इसको 28,000 में बदलना है। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश शासन शाहजहाँपुर विधानसभा क्षेत्र को बहुत प्राथमिकता से लेगा, यहाँ के विकास कार्यों को गति देगा और यहाँ के संगठन के कार्यकर्ताओं को ताकत देगा। इस प्रकार की मंशा मध्य प्रदेश सरकार ने और मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने की है। साथ ही मुझे जो सहयोग मिल रहा है, विशेष रूप से फिर कहना चाहूँगा, मुझे इस क्षेत्र के जागरूक सांसद आदरणीय महेंद्र सिंह जी सोलंकी जी का जो आशीर्वाद है, जो एक उनका जो साथ चलने की जो उनका जो एक सहयोग मुझे मिल रहा है, निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। मैं इस अवसर पर उन्हें भी धन्यवाद देता हूं कि वे भी लगातार शाहजहाँपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुत चिंतित रहते हैं। यहाँ के विकास की गाथा लिखने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। बिल्कुल, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ शाहजहाँपुर के सारथी, जो टाइम मीडिया सिटी हलचल के इस खास कार्यक्रम में लगातार हमसे रूबरू हुए। तो यह था टीम टाइम मीडिया सिटी हलचल का खास कार्यक्रम शाहजहाँपुर के सारथी। सहयोगी रोहित विश्वकर्मा, चेतन शर्मा, अंकित प्रजापति और रोहित प्रजापति के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम मीडिया सिटी हलचल शाहजहाँपुर।